द कॉजेज एंड इमीडिएट आउटकम्स ऑफ द फरवरी रेवोल्यूशन इन 1917। ठीक है, अब ये सेकेंड रेवोल्यूशन हमने एक जो था ना, ये चेक करें। व्हाट वर द कॉज एंड आउटकम ऑफ 1905 रेवोल्यूशन अप टू 1914। तो एक हमने पढ़ा 1905 का रेवोल्यूशन के जो कॉजेज थे और आउटकम्स थे 1914 तक। ठीक है जी, दूसरा हाँ ये व्हाट वर द कॉज एंड इमीडिएट आउटकम ऑफ द फरवरी रेवोल्यूशन इन 1917। ठीक है, दो हो गए। तो फरवरी 1917 एक बहुत इंपॉर्टेंट मान चल रहा है। ठीक है, अच्छा, पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर वन, इम्पैक्ट ऑफ मिलिट्री डिफीट्स रशिया, वाई रशिया इंटर्ड द वॉर। हुआ ये कि सर्बिया, ठीक है, तो पहले जो ऑस्ट्रिया हंगरी ने सही समझे कि जानी दुश्मन थे इसके रशिया के। ठीक है, तो जब उन्होंने ना हुआ ये था कि इनका था आर्क ड्यूक। ठीक है, किसका? आई थिंक ऑस्ट्रिया का। ठीक है, मेरे ख्याल में। तो उसकी बॉस्निया के अंदर उसको किसी ने असैसिनेट कर दिया था और उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया था सर्बिया को। तो रशिया ने सोचा क्यों ना भाई ऑस्ट्रिया और ये जो हंगरी टाइप इलाके हैं हम इनके अगेंस्ट है, क्यों ना हम सर्बिया की सपोर्ट करें। उन्होंने सपोर्ट में खड़े हो गए। जब वो सपोर्ट में खड़े हो गए तो जर्मनी दरम्यान में कूद पड़ा, जर्मनी ने रशिया पे अटैक कर दिया। तो दिस इज़ हाउ द वॉर स्टार्टेड। वाई रशिया स्टार्टेड इंटर द वॉर 1914। रशिया said it fought to protect Serbia, a fellow Slavic nation, not to gain land. Russia saw this as honorable because Russia had long tensions with Austria-Hungary. Austria-Hungary was allied with Germany, led by Caesar Wilhelm II, the Tsar's cousin. ठीक है, तो ठीक है, तो जर्मनी का इसका जो लीडर चल रहा था केसर विलहेम टू जार का कज़न था। तो डिस्पाइट दीज फैमिली टाइज रशिया सॉ जर्मनी एज द बिगेस्ट थ्रेट टू इट्स सिक्योरिटी। Austria-Hungary believed Russia was using Serbia to expand influence in the Balkan states. ठीक है, तो बाल्कन बेसिकली जो यूएस भी वो बाल्कन स्टेट्स के ऊपर पड़ा होता है हर वक्त, तो ये लोग भी पढ़े हुए थे। ठीक है, और समझते थे कि आप एज आ वो स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हो सर्बिया को। आगे लिखा हुआ है जुलाई क्राइसिस इन 1940 began after Archduke Franz Ferdinand was assassinated in Bosnia. Austria-Hungary blamed Serbia and issued an ultimatum. Russia supported Serbia. Germany declared war on Russia. Result fought both Germany and Austria-Hungary, which was a risky decision due to Russia's weakness. ऐसे ही है, कह रहे रशियाज वॉर टाइम वीकनेस। तो अभी हम 1914 वाली टाइम लाइन में चल रहे हैं। ठीक है, पॉलिटिकल इफेक्ट्स, ठीक है, वीकनेसेस की बात करें। एट फर्स्ट द वॉर क्रिएटेड नेशनल यूनिटी, पीपल रैलीड बिहाइंड द जार, जर्मनी वाज अनपॉपुलर, पेट्रियाटिज्म इंक्रीज्ड इन द डूम, ऑलमोस्ट एवरीवन सपोर्टेड द वॉर, ओनली 5 बोल्शेविक्स डिड नॉट। लेनिन fled to Switzerland and felt disappointed because workers did not start revolution. However, this unity did not last. The regime's inability to handle war pressure would eventually cause its downfall. आगे है military weakness. After defeat by Japan 1904 to 19, Russia tried to improve its army and navy. Money was spent to expand and upgrade forces. In 1940, Russia had a bigger army than Germany, mobilized faster than expected, invaded eastern Germany. Germany was fighting on two fronts, France, Belgium plus Russia. ऐसे ही था। और but Russia still had major weaknesses. Poor planning and organization. Many soldiers and weapons were kept behind front lines. Army was not prepared for modern warfare and still relied on cavalry. Horses needed lots of food, transport, which made supply problems worse. Beyond attack, soldiers were shot before they reach enemy. Modern tactic and training were not properly taught to troops. तो वो लोग आपकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे थे, ये नहीं कर रहे थे। ये ये वो मेरे ख्याल में कोई पता नहीं खंजर चाकू लेकर गए हुए थे, तलवारों का ज़माना चल रहा था इनके हिसाब से, और वो लोग मशीन गन्स यूज़ करके। तो सारी बात है, अगर वो मशीन गन्स यूज़ करेंगे तो 70 नवे नवे हज़ार की कैजुअल्टीज़ क्यों आएंगी, वो आगे हम जाके देखेंगे टेनबर्ग में क्या होता है। कोर्स ऑफ वॉर एंड मेजर मिलिट्री डिफीट, अर्ली इवेंट्स, वॉर बिगेन बैडली फॉर रशिया, रशिया हैड सम अर्ली सक्सेसेस अगेंस्ट ऑस्ट्रिया हंगरी, अगेंस्ट तुर्की, बट इट बिकेम क्लियर रशिया कुड नॉट बीट जर्मनी इन एन ऑफेंसिव वॉर। ओके, टेनबर्ग आ गया है, 1914 वाला ज़माना है। ठीक है, ओके, शोड जर्मनी superiority in weapon tactics, speed, Germany had better intelligence. They intercepted Russian radio messages. Russian loses 70,000 killed, 90,000 captured.
After this defeat, Russia had to use defensive tactics. Russian troops were not trained well for defense either. Russia entered World War One with visible patriotism and unity, but military weakness and early defeats, especially Tannenberg, exposed the regime's incompetence, weakening support and pushing Russia towards collapse. तो 1914 अगस्त का महीना बैटल ऑफ टेननबर्ग में हार टेननबर्ग बली कहेंगे डिफीट में कोई इलाका है प्रॉबली 70,000 किल्ड एंड 92,000 कैप्चर्ड. अब जो टोटल आर्मी है इनकी सही है वो कितनी है 1.7 मिलियन डेड 4.95 million wounded, 2.5 million missing or taken prisoner, right? अच्छा जी आगे impact of first world war on Russia, human cost, economy, home front and political consequences. Human cost of the war, फिर है social impact on civilians, economic chaos and the home front, attempts to manage the crisis, inflation and living standards, political instability. ओके सारे चेक करने हमने. ओके सबसे पहले कह रहा है कि आपके पास ना ह्यूमन कॉस्ट ऑफ द वॉर. रशियन सोल्जर्स वर मेनली पीजेंट्स एंड वर पुअरली क्लोथ्ड, शॉर्ट ऑफ फूड, लैकिंग वेपन्स एंड एम्यूनिशन. अच्छा ये जो है ना लैक ऑफ पुअरली क्लोथ, शॉर्ट ऑफ फूड, मतलब कि एक कॉन्स्क्रिप्शन वाला काम होता था. यहाँ से ना पीजेंट को ले जाते थे. अब हुआ ये कि इसकी हमें सपोर्ट क्या है कि 1917 फरवरी के अंदर प्रॉबली इंटरनेशनल वुमेन डे के ऊपर वुमेन ने आवाज़ उठाई थी. ठीक है 23 फरवरी था आई गेस. तो हमें ने वो सपोर्ट वहाँ मिलती है और ये चीज़ की सपोर्ट है कि वो पुअरली क्लोथ शॉर्ट ऑफ फूड था. Social impact on civilians, military losses caused mass displacement, 5 लाख peasant households, abandoned farms 1914 से 1916 के बीच, refugees moving east caused overcrowding, disruption to food production, social instability, government propaganda failed, it highlighted warship instead of boosting morale, did not match the public mood, anger increased. Economic chaos and the home front, Russia had industry, an expanded railway system, enough food in peacetime. Main wartime problem, poor organization, not lack of resources. Okay. ठीक है. Transport and supply failures क्या थे? Railway prioritized military needs, ignoring civilians. Food could not be moved from surplus area to cities. Food rotted in depots instead of reaching people. Raw materials failed to reach factories, reduced production. आगे है labor shortages. Millions of workers and peasants were conscripted. Those left behind faced heavier workloads, falling productivity. फिर आपके पास है attempt to manage the crisis. Local government created union of towns और union of Zemstvos. तो पता होगा Zemstvos 861 में क्रिएट की गई थी राइट, इमंसिपेशन ऑफ सर्ट्स के वक्त राइट ना. भूल तो नहीं रहा मैं प्रॉबली. ओके लोकल काउंसिल थी ठीक है. एम टू हेल्प रिफ्यूजीज एंड ऑर्फन्स, प्रोवाइड मेडिकल केयर, सप्लाई द आर्मी, मर्ज इन 1915 इनटू ज़ेमगोर. Achievement, some success in hospitals and relief work, limitation, little support from central government, overwhelmed by the scale of the crisis. Again, inflation and living standard. Russia was not prepared for a long war. War cost 15 times more जो रशिया जापानीज वॉर हुई थी 4 से 5 के बीच प्रॉबली. गवर्नमेंट रिस्पॉन्स, हैवी बोरोइंग, प्रिंटिंग मनी, उनका ज़्यादा पैसे प्रिंट कर लो. रिजल्ट रनवे इन्फ्लेशन, वेजेस डबल्ड, प्राइसेस ऑफ द फूड क्वाड्रिपल्ड, पीजेंट बोर्डेड फूड बिकॉज प्राइसेस वर टू लो, अर्बन शॉर्टेजेस वर्सेंड, स्ट्राइक स्प्रेड इन मेजर सिटीज़, मॉस्को एंड सेंट पीटर्सबर्ग रीनेम एंड पेट्रोग्रेड. ठीक है तो हाँ ये कंफ्यूज नहीं हुआ ना, आगे जाके ना ये टर्म्स यूज़ करेंगे पेट्रोग्रेड ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग नहीं यूज़ करेंगे. तो बस समझ आना कि मेन तो वही इलाके इनके. आगे लिखा हुआ है पॉलिटिकल एंड ग्रोइंग ऑपोजिशन, अनरेस्ट स्प्रेड बियॉन्ड वर्कर्स एंड पीजेंट, कोर्टियर्स, आर्मी जनरल्स, 2 months सस्पेंडेड द स्टार्ट ऑफ वॉर, रिकॉल्ड इन जुलाई 1915. ठीक है फिर आगे आप दोबारा बुलाई जाती है फरवरी 1916 के वक्त. ठीक है डूमा मेंबर्स वांटेड मोर एफिशिएंट गवर्नमेंट नॉट रेवोल्यूशन, आर रिजेक्टेड कॉल्स फॉर द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी. अच्छी याद रखना है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी कंटिन्यूड अपॉइंटिंग इनकॉम्पिटेंट मिनिस्टर्स. Liberal and moderates formed the progressive bloc, became a major focus of criticism of the regime. Tsars responded by suspending the Duma again after less than 2 months, not
रिकॉलिंग इट अंडर फरवरी 1916। तो पहले जुलाई 1915 में क्या की थी, बुलाई थी, 2 महीने बाद निकाल दिया था, फिर फरवरी 1960 में दोबारा बुलाई थी। War one exposed Russia's economic weakness, administrative chaos, political incompetence, destroying public confidence in the Tsarist regime and paving the way for revolution. तो अभी हमें पता लगा अगस्त 1914 के अंदर टेननबर्ग की हुई है ना। हाँ ठीक है, एक डेट हमने ये पे पता होनी चाहिए, राइट। ओके, फिर हमें कौन सी डेट का पता होना चाहिए, ये स्टैटिस्टिक्स थोड़े बहुत पता होने चाहिए। 4.95 था, 2.5 एक फिगर है, 1.7 है, ठीक है जी। डेट्स वेरी वेरी ज़रूरी। 1950 में जेंगोर बन गई थी, सही है। ओके, ये जुलाई 1950 में फरवरी 1916 में बुलाया गया, सही है। प्रोग्रेसिव ब्लॉक बन गया था, गवर्नमेंट ऑफ द नेशनल यूनिटी, ये ओवरऑल बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो मैं हाईलाइट करने की जरूरत नहीं, हाईलाइटेड है। ओके, अब यहाँ पे वो कह रहे हैं होल्ड अ ग्रुप ऑफ डिस्कशन टू असेस हाउ फार द फेलियर ऑफ द रशियन वॉर एफर्ट वाज द फॉल्ट ऑफ वीकनेस ऑफ द ज़ार एंड हिज regime, the weakness of the Russian army, the underlying problems of the Russian economy. Each student should make the case for one of these factors that you must supply evidence to support your answer। तभी मैंने इंक्लूड किया था ये क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है। वीकनेस ऑफ द ज़ार एंड हिज regime, political leadership, the war effort failed mainly because the Tsarist government was incompetent and lost trust. The regime relied on repression and fear, not loyalty, even before the war. Nicholas II refused serious reform and failed to support capable reformers like Whitty and Stolyopin. During the war, he rejected calls for the government of national unity. He kept reshuffling ministers and often disappointed incompetent leaders. The progressive bloc in Duma criticized the regime, but the Tsar responded by suspending the Duma again in 1915, worsening the political crisis. तो ये वो बात कर रहा है उसकी, एक मिनट, फरवरी 1916 में बुलाया गया ना, आई थिंक फिर जुलाई के अंदर निकाला ना, जुलाई 1950 में निकाला था, तो ये उसकी बात कर रहा है। वीकनेस ऑफ द रशियन आर्मी, तो प्रोग्रेसिव या डूमा, ठीक है, स्टोलियोपन को और ब्रिटिश को काम नहीं करने दिया, इनकॉम्पिटेंट लीडर्स लगा के रखता था, वो तो जेनेरिक चीज़ें हैं सारी, ठीक है। तो ट्राई टू फिल इन योर योर आंसर विद मैक्सिमम डिटेल्स, सही है। वीकनेस ऑफ द रशियन आर्मी, तो मैं ना रुक रुक के जब ये पढ़ होता हूँ ना, ये चीज़ें याद हो रही होती हैं, ठीक है, साथ साथ, तो आई वुड सजेस्ट यू द सेम। Russia's war effort failed because its army was huge but outdated and badly organized. Soldiers lacked food, cloth, weapon, ammunition. Supplies existed but couldn't reach due to the front due to the transport failure. Army relied on old tactics, cavalry या beyond charges. 70,000 killed, 92,000 captured, ठीक है। वेरी हाई प्रिजनर्स, देखा ये बड़ा फ़ायदा हो जाता है जब इतनी चीज़ें आती हैं तो फ़ौरन दिमाग में आ रही थी, अच्छा ये अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स ऑफ द रशियन इकोनॉमी क्या है, एविडेंस। रशियाज बिगेस्ट प्रॉब्लम वॉज द लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, रेलवे प्रायोरिटाइज द आर्मी, ठीक है। सिटीज़ फेस शॉर्टेजेस, फूड रॉटेड इन डिपोर्ट्स, लेबर शॉर्टेजेस, ठीक है। द कॉर 15 टाइम मोर, सही है, वही हर चीज़। All three mattered, but the war effort failed because economic and supply breakdown made it impossible to feed. Then military defeat and weak political leadership. ओके, अब यहाँ से दोबारा स्टार्ट करें हमने यहाँ। निकोलस टू एज अ वॉर लीडर, इम्प्लीकेशंस ऑफ हिज पर्सनल लीडरशिप। इन अगस्त 1915 निकोलस टू वेंट टू द फ्रंट टू टेक पर्सनल कमांड ऑफ द रशियन आर्मी, ठीक है। तो हमें अभी दो डेट्स पड़ता है। अगस्त 1940 में द डिफीट एट टेननबर्ग हुई थी, जिसमें आपके पास प्रॉबली 72,000 किल्ड हुए, 90,000 आए थे, राइट। एक मिनट, हाँ 92,000 कैप्चर्ड, 70,000 किल हुए ना। तो यहाँ पे अगस्त रहेगा, लेकिन 1915 में क्या हुआ था कि उसने जाके आर्मी की कमांड संभाली थी। लेकिन अब जो फेलियर्स आर्मी के होते थे वो करंटली डायरेक्ट किसके होते थे, निकोलस टू के अपने होते थे। In August 1915, Nicholas went to the front to take military command of the Russian army. This was a serious mistake because he had no military training or experience. His presence did not inspire generals or ordinary soldiers. By becoming commander in chief, Nicholas was now seen as personally responsible for military defeats.
This damaged his reputation and authority, even though his role was mostly ceremonial. He made very few important military decisions, mainly attending parades and building hospitals. His absence from Petrograd created a power vacuum in government, यानी सेंट पीटर्सबर्ग की बात कर रहा है. While at army at headquarters in Mogilev, far from the capital, he became isolated and unaware of growing political and social unrest. ठीक है, आखिरी क्या है, एज रिजल्ट ही रिएक्टेड टू स्लोली फॉर द क्राइसिस एट होम. तो जब ये आ गया ना पेट्रोग्रेड से यहाँ पे आ गया और मोगलिफ के आर्मी हेडक्वार्टर्स के करीब होता था, तो वो एक पावर वैक्यूम क्रिएट हो गया था पीछे पेट्रोग्रेड. और आपको पता है उस वक्त वो रेस्पुतीन और टी सरीना और वो सारी गेम आगे आ रही है. ठीक है. Nicholas to deceive to lead the army personally weakened the government, linked him directly to military failure and accelerated the collapse of Tsarist rule. तो ये तो इनएविटेबल चीज़ थी. ओके, अब यहाँ पे ये फिगर बनाया हुआ है रेस्पुतीन. ठीक है, इसकी पिक मैंने निकाल ली कि चेक कराता हूँ कैसे था. ये आपके पास है निकोलस टू, ये उसकी वाइफ सरीना. अब थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट एंड टॉक ऑफ द विलेज. टी सरीना का जो इन दोनों का बेटा था एलेक्सी, हीमोफीलिया, उसको बीमारी थी, तो उसके लिए उन्होंने एक हीलर चाहा था, जो कि ये बंदा जो था जॉर्जी रेस्पुतीन, ये ऑफ़र करने को तैयार था. अब जब 19 अगस्त 1915 के अंदर आपके पास निकोलस टू जो है ज़ार जो है ये चला जाता है मेगलिव. ठीक है, पेट्रोग्रेड से दूर यानी सेंट पीटर्सबर्ग से दूर. तो पीछे से अब ये टी सरीना और ये रेस्पुतीन अकेले रह जाते हैं. ठीक है, ऑल तो टी सरीना से बहुत प्यार करती थी, रिलीजियस वूमेन थी, कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं मिलता, लेकिन देयर आर स्पेकुलेशंस कि इनका अफेयर था, जो कि मुझे पर्सनली लाइक भरोसा नहीं हुआ. लाइक आई से कि नो, नॉट अ चांस. ठीक है, तो मेरे ख्याल में जो रेस्पुतीन की ये सपोर्ट करती थी जस्ट बिकॉज मेरे ख्याल में शी जस्ट वांटेड हिम टू हील हर सन क्विकली. ठीक है, तो अगर हम इस पिक्चर की बात करें तो लिखा हुआ है द फीचर्स ऑफ दिस कार्टून मेक इट क्लियर दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय द ओपोनेंट्स ऑफ ज़ारिस्ट सिस्टम, एन अपडेटेड कार्टून शोइंग रेस्पुतीन विद ज़ार एंड सरीना. तो अभी हम ऐसा लग रहा है कि रेस्पुतीन इन दोनों को कंट्रोल करता था. इसकी ज़ार की शक्ल इस तरह बनाई है कि जैसे इसकी जो गवर्नमेंट को मॉक कर रही है, थोड़ा सा वो डेंजरस है. और इसका हाथ इसके अंदर, इसका मतलब है कि इसका बहुत डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है, जो आगे जाके पता चलता है. तो ये ओके, यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई. रेस्पुतीन शोन एज डोमिनेंट, थ्रेटनिंग, द ज़ार एंड सरीना बियर वीक इंडिपेंडेंट, नेगेटिव पोर्ट्रेल, सिंबल ऑफ इन्फ्लुएंस, अंडरमाइन द लेजिटिमेसी, लैक ऑफ रेफरेंस, यानी रिस्पेक्ट कहते हैं. कंटिन्यू मिलिट्री फेलियर 1916 में हम आ गए हैं. ठीक है, डिस्पाइट फ्यू सक्सेसेस रशिया's ओवरऑल मिलिट्री सिचुएशन वर्सन. जून 1916 ब्रोसेलेव ऑफेंस. वो क्या करता है कि आपके पास ना वेस्टर्न यूक्रेन के अंदर आपके पास ना एरिया कुछ ये काबिज़ कर लेते हैं. ठीक है, लेकिन जर्मन फोर्सेस इंटरवीन करती हैं और वो 1 मिलियन कैजुअल्टीज़ होती हैं, और इसके बाद कभी भी रशियन फोर्सेस उठ खड़ी नहीं हुई. Despite few succession, Russia's overall military situation worsened. June 1916, Brusilov offense. General Brusilov made gains against Austria-Hungary in western Ukraine. When German forces intervened, Russia was pushed back. Russia suffered nearly 1 million casualties, 10 lakh bande. After this, Russia was never able to launch an effective offensive again. Ongoing defeat undermined confidence in the Tsarist regime. Growing political opposition, military failure led to open criticism in the Duma when it met again in November 1916. ठीक है, और पेवल मिलियाकोव. अब ये पेवल मिलियाकोव कौन है? ये आपने पढ़ा होगा 1905 के अंदर एक लिबरल किस्म की रिफॉर्म आ गई थी जिसका नाम रखा गया था कैडेट्स. ये उसका लीडर था. ठीक है, तो क्या कह रहा है, मिलिट्री फेलियर लेड टू ओपन क्रिटिसिज्म इन द डूमा व्हेन इट मेट अगेन इन नवंबर 1916. तो आपको पता है जुलाई 1915, फिर फरवरी 1916, उसके बाद दोबारा मिली थी नवंबर 1916 के. ठीक है, और ये डेट्स आ रखी. जून 1916 में ब्रोसेलेव ऑफेंस हुआ है. अब पेबल मिलियाकोव कहता है, इज दिस स्टूपिडिटी और ट्रीजन? आर्मी को कह रहा है. दिस स्पीच शोड इंक्रीजिंग विलनेस ऑफ, क्योंकि स्टूपिडिटी इन अ सेंस कि आपको पता है ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मन कितना स्ट्रांग है, और दो फ्रंट्स के ऊपर दुनिया के दो सुपर पावर से लड़ना कोई अक्लमंदी का ये फैसला नहीं है.
द स्पीच शोड इंक्रीजिंग विलिंगनेस, और ट्रीजन आई डोंट नो किस हिसाब से उन्होंने बात की थी, इसने पेपर में लिखा कॉफ, इसके बाद में स्पीच तो नहीं है। इंक्रीजिंग विलिंगनेस ऑफ मॉडरेट एंड लिबरल पॉलिटिशियंस टू ओपनली अपोज द रिजीम, ऑपोजिशन वॉज नो लॉन्गर लिमिटेड टू रेडिकल्स। The Serena's role in the government. While Nicholas II was at the front, Serena Alexandra was left in charge. She was ineffective and unable to govern properly. Problems with her rule. अच्छा, ये जर्मन थी तो लोगों को लगता था जर्मन स्पाई है, और जब रेस्पुतिन की पोस्ट ज़्यादा फेवर करती थी तो उस वजह से स्पेकुलेशन आती थी। अच्छा, भाई निकोलस वाज एट द फ्रंट, ये कब गया था फ्रंट के ऊपर? अगस्त 1915 में, 15 में ना, मैं ना या आर्मी की कमांड संभाली थी जाके इसने। ठीक है जी, ओके। शी वॉज इनफेक्टिव एंड अनएबल टू कमांड प्रॉपरली, बोथ born German, and she was widely mistrusted during wartime. Some believed she was German spy. As a woman, she had little authority over conservative ministers. Her leadership weakened confidence in the government. अच्छा, अब देखा नहीं था कि वो जो उनका था, क्या नाम था उसका, केसर विलहेम टू, जो ज़ार का कज़न था, राइट। रशिया जर्मन पे उसकी हुकूमत थी, तो अगर तो निकोलस टू की अपनी वाइफ जर्मन थी तो स्पेकुलेशंस रेज होना बनता था। सही है, क्योंकि देखा नहीं था, याद है जो विटी की वाइफ थी वो डाइवोर्स जूइश थी, और कोर्टियर्स जो थे उसके अगेंस्ट जाते थे विटी के। Rasputin and the decline of monarchy. Who was Rasputin? Gregory Rasputin from Siberia. Illiterate, drunken, womanizer, petty criminal, holy man or healer. Damn irony. Became close to the royal family because he appeared to calm the Tsarevich Alexei's illness, जो hemophobia की बीमारी थी. Strongly favored Serena Alexandra. Impact of Rasputin's influence. His background and behavior made him hated by courtiers and ministers. Many believed he had too much influence over the Tsar and Serena. Alexander defended him. Minister who criticized Rasputin were dismissed. Court officials who opposed him lost favor. He damaged the reputation of the monarchy. तो रेस्पुतिन को दिसंबर में 1960 में मार भी दिया गया था। किसकी तरफ से मारा गया था? कंजर्वेटिव नोबल्स, ना कि रेवोल्यूशनरी की तरफ से, कि वो चाहते थे कि मोनार्की की इमेज स्टोर रहे। बिफोर द वॉर Rasputin was unpopular mainly among elites. During the war, Alexandra relied on him. He became widely hated by the public. Rasputin was murdered in December 1916. His killers were conservative nobles, not revolutionaries. They believed killing Rasputin would save the monarchy's reputation. Military failure, ineffective leadership by the Serena, and the damaging influence of Rasputin destroyed confidence in the Tsarist regime and accelerated its collapse. ठीक हो गया। ठीक है, पेवल मिलियोकोव जून 1916 के अंदर ब्रोसेल ऑफ ऑफेंस हुआ है। सही है, तो या डेट्स वगैरह चेक करा था मैं। ठीक, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इनके बगैर जिंदा नहीं रह सकते। ठीक है, मैंने उसकी दिखानी थी इमेज आपको। अच्छा जी, क्या था उसकी? रेस्पुतीन ये था। सिबेरिया से था। ठीक है, सही है, उसकी एक अब इमेज दिमाग में क्लियर हो गई है। सही है, ओके। आगे है द कोलैप्स ऑफ द रशियन वॉर एफर्ट, फरवरी 1970। मेन हम टाइमलाइन के करीब आ गए हैं। हिस्टोरियंस व्यू, और हमें बताया जाता था शुरू के अंदर 1894 से लेकर 1970 तक इसकी हुकूमत रही है निकोलस टू की, तो वो यहीं तक आ रहा है। उसकी एप्लीकेशन कर दी जाती है और वो हम पढ़ते हैं अभी। कोलैप्स ऑफ द रशियन वॉर एफर्ट, हिस्टोरियंस व्यू, ट्रेडिशनल मार्केस, फॉल ऑफ ज़ारिज्म, बोल्शेविक विक्ट्री वर इनिविटेबल। ठीक है, मोस्ट मॉडर्न हिस्टोरियन, वर्ल्ड वॉर वन वॉज इमीडिएट कॉज ऑफ निकोलस टू फॉल इन 1917 फरवरी।
वर्कर्स ग्रीवियंसेस अर्ली 1972 में डिमांड्स फूड एंड एंड ऑफ वॉर पर 18 फरवरी को स्ट्राइक होती है ब्यूटल ऑफ स्टील वर्क्स मेजर फैक्ट्री इन पेट्रोगॉड यानी सेंट पीटर्सबर्ग स्ट्राइक स्प्रेड टू अदर वर्कर्स 23 फरवरी मास डिमॉन्स्ट्रेशन लेड बाय वुमेन ऑन इंटरनेशनल वुमेंस डे ठीक है 18 फरवरी में प्यूटलिव स्टील वर्क्स में हमला हो जाता है और हमला तो नहीं कहेंगे स्ट्राइक होता है और 23 फरवरी के अंदर इंटरनेशनल वुमेंस डे के ऊपर वुमेन करती है। अच्छा एक और चीज़ थी क्या चक्कर लगा था हाँ वो नाम चक्कर लगा था यहाँ पे हमने एक नाम पढ़ा था पेवल मिलियाकोफ और यहाँ पे था पेवल मिलियाकोफ के साथ प्यूटलिव स्टील वर्क्स ठीक है फेलियर ऑफ रिप्रेशन पुलिस एंड ट्रूप्स could not be rallied on to the crush protest many stood sympathize with protesters soldiers at the front beginning deserting due to unbearable condition fear for families at home returning soldiers became major source of unrest general Sergei Khabalov declared martial law and ordered troops to restore order soldiers refused to fire an official even the Cossacks once loyal to Romanovs turned against Nicholas ठीक है तो यहाँ तक याद करना है सर की खैबल ऑफ मार्शल आर्ट डिक्लेयर करके भी कुछ नहीं कर सका निकोलस was 600 kilometers away at military headquarters Militov and two rival political parties formed हो जाती हैं provincial committee of the Duma और है Petrograd Soviet and provincial committee of the Duma this created a situation of dual authority सही है अब आगे आ जाता है अब 3 मार्च 1917 को उसकी एप्लीकेशन की ले आती है निकोलस फेल्ड रिस्पॉन्स निकोलस ट्राइड टू रिटर्न टू पेट्रोग्राड बिलीविंग हिज प्रेजेंस वुड काम थिंग्स हिज ट्रेन वाज डाइवर्टेड टू पिस्कोव क्योंकि आपके पास ना गवर्नमेंट बन जाती है प्रोविंशियल कमेटी ऑफ द डूमा और पेट्रोग्राड सोवियत अब ये दो लीडिंग पावर्स हैं ना कि वो अब खुद है ओके अब यहाँ पे आर्मी लीडर्स ठीक है वो क्या कहते हैं आर्मी लीडर्स एंड डूमा मेंबर्स अर्ज्ड अब्डिकेशन फॉर सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी मिखाइल रोडजिएंको ठीक है डूमा प्रेसिडेंट प्रीवियसली लॉयल हैड वार्न निकोलस अर्लियर ठीक है 2 मार्च निकोलस अब्डिकेटेड ही डिड नॉट पास अ थ्रोन टू हिज सन एलेक्सी क्योंकि बीमार था ही नॉमिनेटेड हिज ब्रदर ग्रैंड ड्यूक माइकल और माइकल नहीं लेता मोनार्की एंडेड रिप्लेस बाय प्रोविंशियल कमेटी ऑफ द डूमा ठीक है और पेट्रोग्राड सोवियत ओके अब ये याद रहे कि ये कौन है ठीक है की फिगर मिखाइल रेडजिएंको मिखाइल रेडजिएंको और ऊपर हमने एक और भी पढ़ा था पेवल मिलियाकोव और फिर हमने पढ़ा था यहाँ पे सरकी खैबलोव तो ये इतना नाम याद होने चाहिए सरकी खैबलोव जिसने मार्शल लॉ लगाया था सरगी खैबलोव और आपके पास आगे आ जाता है मिखाइल रेडजिएंको पेवलोव मिलियाकोव ठीक है सरगी खैबलोव भी इतना आसान नहीं है नाम वगैरह ग्रैंड ड्यूक माइकल को देता वो नहीं देता Bolsheviks played no direct role in bringing down the Tsar. Many key Bolsheviks were abroad and surprised by the events. Lenin himself said in December 1916, "Didn't expect to live to see revolution." Why the regime collapsed? Those expected to defend the regime did not. They believed the situation was hopeless. Nicholas must go. Nicholas had lost the will to resist. Personal weakness, could not empathize with suffering, too distant from daily struggles, lacked imagination for crisis leadership. ऐसे ही था. Deep causes: prolonged war broke Russia's economy, transport system, political institution, armed forces. Casualties plus food shortages destroyed morale and support. Nicholas taking personal command liked him to direct to defeats, made survivor political impossible. तो कब की थी इसने कमांड ली थी अगस्त 1915 में राइट चेक करते हैं ठीक है 1915 में ली थी सही दिसंबर 1916 में वो ये कहता है मिखाइल रेडजिएंको ठीक है और क्या था
सर्जी खैबनॉफ, मिखाइल रेडजियेंको, और एक और भी था, पोर्टल ऑफ स्टील वर्क्स था, एक और था पेवल मिलियाकोफ, पेवल मिलियाकोफ, और फिर आपके पास है मिखाइल रोडजियेंको, और फिर आपके पास साजी खैबनॉफ। मिलियाकोफ स्टील के लिए फिर वो कहता प्यूटल स्टील वर्क्स, ठीक है, मिखाइल रेडजियेंको, ठीक है, उसके ऊपर एक और चीज़ थी सर्जी खैबलॉफ, सर्जी खैबलॉफ, और पेवल मिलियाकोफ, ठीक है, या ओके। हम कहाँ पे थे, यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास जो है मिखाइल रेडजियेंको जो कि डूमा का प्रेसिडेंट है, वो लिखता है किसे, निकोलस टू को, द सिचुएशन इज सीरियस, द कैपिटल इज इन स्टेट ऑफ एनार्की, द गवर्नमेंट इज पैरालाइज्ड, the transport system is broken down, the food and the fuel supplies are completely disorganized, discontent is general and on the increase, there is wild shooting on the streets, troops are firing at each other. It is urgent that someone enjoying the confidence of the country be interested with the information of new government, there must be no delay. ठीक है, तो आपके पास ऊपर कौन सा आ रहा था, ठीक है, सही है, तो एक मिनट, ठीक है, तो आपके पास मिखाइल रोडजियेंको ने ये लिखा है, ठीक है, अच्छा, और क्या था, पेलोव मिलियाकोफ और सार्जी खैवनॉफ, एंड मॉडरेट कंजर्वेटिव, he supported his arrest system but believed it needed to reform to survive. Rodzianko wanted constitutional monarchy where the law ruled alongside responsible government reported by the Duma. Before 1790, he repeatedly warned Nicholas II that failure to reform would lead to disaster. 26 फरवरी 1917 को Rodzianko's purpose was to force the Tsar to act immediately by showing how serious the situation had become. Total breakdown of the authority, collapse of government function, lost control of the army, widespread public discontent. तो ये कब हुआ, क्या कहते हैं, रोडजियेंको, ठीक है, मिखाइल रोडजियेंको ने ये जो लिखा था 26 अगस्त को लिखा था, नहीं 26 फरवरी को लिखा था 1917 में, ठीक है। By stressing urgency, there must be no delay. Rodzianko was trying to persuade to appoint a new government with the public confidence, restore order, prevent revolution. तो at the same time वहाँ पे दो बन गई थी, प्रोविंशियल कमेटी ऑफ द डूमा और सरगोड, क्या था वो, सरगोड, नहीं सोवियत है ना, कुछ इसी तरह था ना, एक चेक करने में, हाँ पेट्रोग्रेड सोवियत, सॉरी, ठीक है, आगे है वाइट रोडजियेंको ट्राइंग टू सेव और डिस्ट्रॉय द मोनार्की, ठीक है, ओके, चल गया, हाँ, Rodzianko was trying to save the monarchy, not bring it down. He did not call for revolution or abdication. He asked for the new government. His goal was to stabilize the situation. When Nicholas refused to act, Rhodes supported abdication as a last resort. ठीक है, तो यहाँ पे इसको लेकर कहाँ गए थे, पेस्कोव में, ठीक है, ओके, द न्यू गवर्नमेंट. After Nicholas abdicated, the provincial government tried to restore stability, continue the war. It failed to achieve these goals and was later removed in October Revolution when the Bolsheviks seized power. ठीक है, ये न्यू गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, और जो आपके पास कंपोजिशन ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या थी, मोस्टली लिबरल्स विद a small number of socialists, no Bolsheviks were included. It existed for about 8 months and had two prime ministers, Prince Georgy Lvov, Alexander Kerensky. तो क्या लिबरल एरिस्टोक्रेट एंड मॉडरेट रिफॉर्मर लिंक टू द यूनियन ऑफ जेम्सफोर्स और नॉट अ स्ट्रॉन्ग लीडर,
Elite people would govern themselves, naively thought peaceful democracy could develop during a major war. He was gradually overshadowed by Kerensky, replaced by Kerensky in July 1917. Alexander Kerensky, trained as a lawyer, a democratic socialist, and a member of wartime Duma, became prime minister in July 1917, popular and tried to unite different factions. Major mistakes. Continued the war even though Russia could not sustain it. Delayed land reform, which peasants demanded urgently. Meanwhile, the economy got worse, increasing unrest. After October 1970, he fled abroad and later in the USA. ठीक है, तो अब हम आपको नज़र आ रहा है कि जुलाई 1917 के अंदर आपके पास अलेक्जेंडर क्रिंस्की होता है, और इससे पहले पहले आपके पास कौन सा चल रहा था? जॉर्जी लेवोव, सही है। और सेकंड पीएम था, जुलाई 1917 में आता है और अक्टूबर में ये भी भाग जाता है। अच्छा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड द पेट्रोग्राड सोवियत। अच्छा, यहाँ पे याद रहे, एक मिनट, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट था दूसरा, और पहला था अरेस्टोक्रेटिक मॉडरेट रिफॉर्मर था। ठीक है, ये याद रखना है, एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट नीचे वाला, ऊपर वाला मॉडरेट रिफॉर्मर। The provincial government and the Petrograd Soviet. Why the government was weak? Lack of credibility. It came from the Duma, which had lost popularity because it was seen as manipulated and controlled under Tsarism. Had to share power with Petrograd Soviet. The Soviet claimed to represent workers and soldiers. Soviet also formed in their own towns and cities. Cooperation. The two bodies cooperated at first on reforms such as amnesty for political prisoners, universal voting rights, abolition of capital punishment, recognition of trade unions. फिर है बिग प्रॉब्लम, द आर्मी ऑर्डर नंबर 1. द पेट्रोग्राड सोवियत इशू ऑर्डर नंबर 1 अर्ली मार्च 1917. Soldiers should obey the provincial government only if orders did not conflict with the Soviet decrees. ठीक है, तो बेसिकली क्या था, जो पेट्रोग्राड सोवियत थे उन्होंने एक कंप्लीट डोमिनेंस दिखाना चाह रहे थे, और उन्होंने रूल बना दिया था कि अब आप लोग जो हैं सोल्जर्स वगैरह, तभी वो मानेंगे चीज़ जो कि इशू हुई भी होगी प्रोविंशियल गवर्नमेंट से ऑफ द डूमा, इफ़ ओनली इट डिडंट कन्फ्लिक्ट विद द सोवियत डिक्रीज। ठीक है, दिस meant the provincial government didn't fully control the army. The Russia had dual authority combined with failure to give peasant land, continuing their unpopular war. ठीक हो गया। अब ये आपके पास है, ठीक है, तो ये फरवरी 23 फरवरी 1917 में इंटरनेशनल वुमेंस डे के ऊपर वो चीज़ जो शुरू में मैंने बताई थी। द सोर्स इज़ क्वाइट यूजफुल, द फोटोग्राफ क्लियरली शोड ऑर्डिनरी पीपल, the large crowd suggests mass participation, the banners show clear political demands, food for children, better action for soldiers' families, economic hardship and war suffering indicate कर रहा है इंटरनेशनल वुमेंस डे। ठीक है, लिमिटेशंस क्या थी? ओनली वन मोमेंट, वन ग्रुप, इट डज नॉट शो द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सोल्जर, पीजेंट और मैन, it cannot explain how widespread the protest war. The banner is still patriotic in stone, so it does not fully show the revolutionary intent. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है 4.2। ठीक है, कुछ डेट्स वगैरह हैं। ठीक है, सही है, 8 मंथ्स के लिए आपके पास प्रोविंशियल गवर्नमेंट रहती है। पहले प्रिंस जॉर्जी लेवोव आता है। ठीक है, और 19 जुलाई के अंदर उसको अलेक्जेंडर क्रोन्स्की ले जाता है, नवंबर में भी भाग जाता है, अक्टूबर में सॉरी। ठीक है, ये एक चीज़ थी। और 26 फरवरी 1917 के अंदर मिखाइल रोड्जियांको, ठीक है, वो टेलीग्राम भेजता है उतार दिया जाए। और 2 मार्च के अंदर ज़ार की एब्डिकेशन की जाती है, और कहाँ लेके जाया जाता है इसको? पेस्कोव के अंदर। उसके ग्रैंड ड्यूक माइकल को नॉमिनेट करता है, लेकिन वो मना कर देता है। सही है। 18 फरवरी के अंदर प्यूटलिव स्टील वर्क्स, ठीक है, उस पर अटैक होता है। 23 फरवरी आपको मैंने अभी बताया, इंटरनेशनल वुमेन डे। ओके, पेवल मिलियाकोव आपका कैडेट का लीडर होता है। सही है। और एक और हमने पढ़ा था, याद होगा, ओखरना के अंदर उन्होंने लगाया था, मिनिस्टर लगाया था, पुलिस का स्पाई लगाया था, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा। ठीक है, रेस्पुतीन, ये तो ड्रामा क्लियर है सारा। अगस्त 1915 में निकोलस उनके कमांड संभालता है। रशियन आर्मी, ये आपके डेनबर्ग, अगस्त 1914 की बात कर रहे हैं।
तो काफ़ी आसान चैप्टर चल रहा है वैसे, सच्ची बताऊँ ये तो फ्रांस से भी आसान है। हम्म, ठीक है ठीक है ठीक है, सही है। हाँ यहाँ पे रोमन मेलिनोवस्की, ठीक है, रोमन मेलिनोवस्की। और तो ब्लैक हंड्रेड्स, यूनियन ऑफ द रशियन पीपल, ठीक है, या काफ़ी आसान है। ठीक है चलो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया 4.2, और मैं ये अब वीडियो अपलोड कर दूँगा, सही है। अल्लाह हाफिज़। एक सेट कर लिया है 4.1, 4.2, 4.3 एंड 4.4, ठीक है। आई से पर्सनली जो 4.3 एंड 4.4 था ना, एक्स्ट्रा इजी था, ठीक है। 4.1 4 तो थोड़ा लॉजिकल था, ठीक है, बट आई से के ओरल चैप्टर वेरी इजी, सही है। तो आई थिंक 100 समथिंग पेजेस की ये फाइल बनी है कंप्लीट, लाइक इसकी रशियन रेवोल्यूशन की। इसको हम करेंगे कंप्लीट, एक बार रिवाइज़ करेंगे अभी भी, एक बार कल रिवाइज़ करेंगे, ठीक है। फिर हमने ऑब्वियसली साथ पास पेपर्स वगैरह स्टार्ट करने हैं, ठीक है, वेडनेसडे राइट। ओके लेट्स स्टार्ट। ओके हम जल्दी जल्दी बस करेंगे। ओके व्हाट वर द कॉजेज एंड आउटकम्स ऑफ द 1905 रेवोल्यूशन अप टू 1914, ठीक है। ओके अब जो रेवोल्यूशन की कहा था कि जो 1905 में रेवोल्यूशन आया है उसके कॉजेज़ एंड उसके आउटकम्स अप टिल 1940 बताने हैं, ठीक है। तो हमें पता था कि निकोलस टू जो था 1894 में आया था, तो 1970 तक उसकी हुकूमत गई है, ठीक है, हुकूमत या एब्डिकेशन तक, सही है। ओके और हमें क्या पता है, उसके फादर अलेक्जेंडर थ्री थे आई गेस, राइट। वो 81 से 94 तक गए हैं, और उससे पहले पहले तक आपके पास 1881 से आई गेस वहाँ पे अलेक्जेंडर टू था आई गेस, राइट। उसके ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर को बॉम्ब थ्रोअर्स ने कत्ल किया था, तो ये एक बेसिक सी टाइम लाइन थी। ओके लेट्स स्टार्ट। रशिया अंडर निकोलस टू, बाय द लेट 1800s रशिया वाज द लार्जेस्ट स्टेट in Europe, about 123 kilometers, 123 milli kilometers with a population of 130 million. Compared to Britain, France, Germany, Russia was economically underdeveloped. There was a huge gap between rich and poor. Tsar Nicholas II was an autocrat, had unlimited power. He was a Romanov and strongly opposed reforms, so inequality stayed unresolved. आगे लिखा हुआ है प्रेशर्स फॉर चेंज इन डिजायरस regime, a multi-racial, multi-faith empire. Only about 45% of the population were ethnic Russians. Many other groups lived in empire: Armenians, Germans, Georgians, Poles, Ukrainians, and varied Asian peoples. These groups were proud of their nationality, language, history, and religion. In the 1890s, the regime pushed Russification, enforcing the Russian language, spreading Orthodox Christianity and its laws. By 1905, nearly 70% followed Orthodoxy, but there were still major Catholic, Muslims, Jewish minorities. Jews faced persecution and were blamed for Russia's problem. They suffered periodic pogroms. Many fled to Western Europe. Many who stayed were pushed towards revolutionary activity. तो हमें यहाँ पे एक पता लग गया कि एक एक वहाँ पे बैकग्राउंड क्या चल रहा था। 45% एक्चुअली लाइक इतने रशियंस होते थे, बाकी सारे आपके पास आर्मेनियंस, जॉर्जियंस, जर्मन्स, पोल्स, यूक्रेनियंस एंड एशियन पीपल्स थे, ठीक है। फिर आपके पास पता लगता है कि 1890s के अंदर क्या होता है, रूसिफिकेशन सपोर्ट की जाती है, और बाय 1905 आपके पास 70% ऑर्थोडॉक्सी एक्सेप्ट करते हैं बाय रिलीजन, ठीक है। इथनिसिटी रिलीजन में फ़र्क है, राइट। और ज्यूज 5 मिलियन प्रोसिक्यूशन फेस करते हैं। आगे है सोशल हियरार्की इन रशिया। द ज़ार रिलाइड ऑन लैंड ओनिंग एरिस्टोक्रेसी, अनलाइक वेस्टर्न यूरोप द नोबेलिटी डिड नॉट लिमिट द मोनार्क्स पार्क the nobility did not limit the monarch's power. Many elites depended on the state through military and civil service. Russia had few independent institutions. The Orthodox Church had major influence, and its leaders were appointed by the Tsar. Peasants. Most Russians were peasants. Even though serfs were freed in 1861, emancipation of serfs little changed in practice. Peasants lived in communes, mirs that distributed land. They had to pay redemption payments for the land. Many peasants were loyal to Tsar but disliked officials who demanded tax and forced services. ठीक है, आई थिंक 1905 के रिडेम्पशन पेमेंट्स भी ख़त्म कर दी गई थी, सही है। और कम्यून्स
में वो रहते थे, एमेंसिपेशन ऑफ द सर्स, कुछ चेंज नहीं हुआ था। ये तो बेसिक चीज़ें। आगे था पीजेंट प्रॉब्लम, फ्रीक्वेंट फेमन्स आती थी, पुअर ट्रांसपोर्टमेंट, फूड couldn't be moved easily to areas in need, widespread poverty and low production होती थी। The government encouraged migration to Siberia, land available but conditions harsh. In 1882, land banks created to help communities buy land. By 1905, the redemption payments were cancelled but it didn't really improve peasant life much. ठीक है, तो बेसिक सा जनरल आइडिया हमारे पास यहाँ पे हो जाता है। अच्छा, आपको यहाँ से पता लगा पीजेंट 82% थे, बाकी सारे आपको पता है कि रूलिंग क्लास 0.5% ही बाकी छोटी कम्युनिटीज़ में होती थी। ओके, आगे आता है इकोनॉमिक structure. Why Russia was unstable? Agriculture plus food. Russia should have been able to feed itself, but the economy was held back because farming methods were underdeveloped. Peasant landowners didn't modernize, so output stayed low. अच्छा, wheat exports plus unfair system. Russia exported wheat by the late 1800s. Its gain exports were second only to America, but the peasant didn't benefit from the profit. The government, run mainly by the landowners, avoided taxing the ruling and elite fairly. Instead, it relied heavily on indirect taxes on goods slash foods, which hurt peasants and town workers most. Railway plus industry. By 1900s, Russia had caught up with Britain and Germany in the total railway length. ठीक है, but because Russia was huge, railway was still thinly spread, so transport problems remained. Railways plus industry helped export more wheat and boosted foreign trade, but wealth wasn't shared fairly. अच्छा, आगे है corruption plus spending priorities. Tax collection was inefficient and corrupt. Tax money often disappeared into officials' pocket. The regime spent heavily on the army and police, but little on improving the economy. Nicholas II wasn't interested in modernization or reform. State committed to autocracy, growing alienation from the government plus landlord, even though many peasants still trusted the Tsar. Personally, underdeveloped एग्रीकल्चर, इनडायरेक्ट टैक्सेस, करप्शन, मॉडर्नाइजेशन, एलियनेशन। ठीक हो गया। आगे है ज़ारिस पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था। ऑटोक्रेसी प्लस नॉनिमेंट। निकोलस टू बिकेम ज़ार इन 1894 एंड प्रॉमिस टू कीप ऑटोक्रेसी लाइक हिज फादर अलेक्जेंडर 3 1881 से 1894। अलेक्जेंडर 3, सॉरी मैंने, हाँ अलेक्जेंडर 2 बोला था, अलेक्जेंडर 3 बोला था, ज़्यादा नहीं है। देयर वाज नो पार्लियामेंट टू लिमिट हिज पावर, द ज़ार अपॉइंटेड डिसमिस मिनिस्टर व्हेनेवर ही वांटेड। आगे लिखा हुआ रिप्रेशन प्लस सपोर्ट सिस्टम। द आर्मी क्रश्ड वायलेंट अनरेस्ट, द सीक्रेट टू खरना वॉज डिसिडेंट्स यूजिंग इन्फॉर्मर्स। द ऑर्थोडॉक्स चर्च स्ट्रांगली सपोर्टेड द जार एज लीडिंग फिगर। कॉन्स्टेंटीन Pobedonostov treated other religions as subversive and opposed reforms. Nicholas II leadership weakness. Early image problems. Khodiana tragedy, May 1896. Over 1,300 crushed to death and a similar number injured during coronation festivities. Nicholas attended celebratory ball the same evening, seen as insensitive and out of touch. Personal life. Loved his family, son Alexei had hemophilia and the succession seemed uncertain, added instability. As a ruler, could seem personally decent but was committed to anti-Semite, isolated at court and not interested in governing, private hunting to meeting. Easily influenced by courtiers who opposed reforms, minister often chosen for stature not ability. Officials competed for attention, focused too much on the small details and couldn't delegate, so bigger problems were neglected. Weak and confusing government structure. Senate or state council. State council senior advisor had no real power. Mostly old men tended to tell him what he wanted to hear. Senate was appointed to men to oversee law, but power were unclear and confused. Local government. Russia divided into 97 regions with unclear responsibilities. Zemstvos, local councils created after 1861, offered some local self-government in Russian areas, but not used in minority areas. Could not be overridden by governors, anti-reform officials. Cities were run by appointed, not elected officials. Overall, Russia was run less efficiently than modern Western Europe states. Zemstvos had been set up following the emancipation of the Serfs in 1861. Zemstvos आपकी लोकल काउंसिल होता थी, ठीक है। एंड क्या था, बट नॉट यूज इन मिनॉरिटी एरिया में यूज़ नहीं होती थी, और जो गवर्नर्स होते थे, एंटी रिफॉर्म ऑफिशियल्स होते थे, उसके डिसीजंस को ओवरराइड कर देते थे। आगे डिविटीज़ रिफॉर्म। सरजी वेटे फाइनेंस मिनिस्टर था आपके पास 1892 से 1903 के बीच। रशिया was rich in raw materials but lacked factories plus railways to make and export manufactured goods. To modernize fast, Russia needed foreign loans and exports. ठीक है, to modernize fast, Russia needed foreign loans and exports. To industrial growth was needed to compete with the West, strengthen the military. He believed the state would be driven to capitalism. The state should drive capitalism, industrialization. He brought Western engineers and managers to advise the government. आगे लिखा हुआ है what actually did, like विटी ने क्या क्या किया था। raise taxes and borrowed money from abroad by offering high interest rates to investors, put tariffs on import to protect Russian industry,
linked the ruble to the gold standard to stabilize currency, build investor confidence, prioritize railway expansion. Railway lines almost doubled. Major क्या project क्या था? Trans Siberian Railway, Moscow to Vladivostok through parts stayed incomplete early on. सक्सेस क्या थी? रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रेट स्पर्ट हुआ था. कोल प्रोडक्शन इन साउथर्न रशिया मोर देन ट्रिपल्ड. ठीक है, रशिया बिकेम 4th लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर, 2nd लार्जेस्ट पेट्रोलियम प्रोड्यूसर. Industry and railway expanded. Faster economic development in previously hard to reach areas. Problems क्या थी? Heavy reliance on foreign loans, more money spent on repaying loans than on education. Higher taxes to repay loans hit peasant the hardest. Wealth that wasn't shared fairly, living standard for most people declined, national debt was increased. Political reaction क्या था? Nicholas to give little support, Vitti was hated by many courtiers plus nobles. They faced rapid industrialization would destabilize rural society. He was also disliked for marrying a divorced Jewish woman, shows elite prejudice. After 1905, he was recalled briefly as prime minister, mainly to secure a loan from France, then dismissed once it was done. The rise of opposition. Late 1800s से 1905 के बीच. Liberals wanted constitutional political change, more civil liberties like Western Europe. Base of support James was local councils. By 1904 they formed a Union of Liberation. Weak because supported mainly by the small middle class, didn't appeal to peasants. No official liberal parties until 1905. Climate became more open. Main liberal party 1905 cadets wanted a reform monarchy with limits on the Tsar's power. Why opposition became violent? Tsarist system was oppressive, so opposition was often forced underground. Critic had no legal way to express views. Some turned to political violence. And saying by foreign observer, Russia was autocracy tempered by assassination. Tsar Alexander II assassinated by bomb throwers. This strongly affected Nicholas too. No. वापस रखो. एक सेकंड. वापस रखो. वापस रखो. Propal main liberal party candidates wanted a reformed monarchy with limit with the Tsar's power. Why opposition became violent? Tsarist system was oppressive, so opposition was often forced underground. Critic had no legal way to express views. Some turned to political violence. Saying by foreign observer, Russia was autocracy tempered by assassination. Major example, Alexander II was assassinated March 1881 by bomb throwers. This strongly affected Nicholas II. ओके. आगे लिखा हुआ. अच्छा, इसको ना मैं चेक करूँगा बाद में. थोड़ा सा ना कन्फ्यूजिंग पैराग्राफ था. इसकी एग्जांपल मुझे ना लिंक नहीं कर रही कि हाउ. लाइक एक तरफ से वो कह रहा है ऑटोक्रेसी टेम्पर्ड बाय एसेसिनेशन, ठीक है, और फिर एग्जांपल अगर उसका ग्रैंडफादर को बॉम्ब थ्रोअर्स ने मारा था, पता नहीं. अच्छा, रेडिकल अपोजिशन ग्रुप. सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज क्या कहते थे? फाउंडेड इन 1901, कॉन्फिस्केट एंड रीडिस्ट्रीब्यूट वेल्थ टू पीजेंट्स. हैड अ टेररिस्ट विंग दैट कैरिड आउट असैसिनेशन बिफोर 1905. असैसिनेशन ऑफ इंटीरियर मिनिस्टर वायाशिज़देव वॉन पहलेवी. सोशल डेमोक्रेट होते थे. ऑल रशियन सोशल डेमोक्रेट लेबर पार्टी फाउंडेड इन 1899, seen as the most important long-term opposition based on Karl Marx ideas. History shaped by economic forces. Capitalism replaced feudalism and empowered the bourgeois. Revolution by the proletariat to overthrow capitalism. Dictatorship of the proletariat would lead to classless society. Borders oppression would disappear. जी ठीक है. सोशल डेमोक्रेट 1898 में आए थे आपके पास, और एसआर्स जो थे 1901 में आए थे, ठीक है. और हाँ ठीक है. यूनियन ऑफ लिबरल्स क्या था वो, किधर गई? एक मिनट. हाँ, यूनियन ऑफ लिबरेशन थी, ठीक है, 1904 के अंदर. 1905 में कैरेट्स बना दिया गया था. ओके, आगे आ जाता है आपके पास. अब सोशल डेमोक्रेट्स का जो व्यू था कार्ल मार्क्स वाला था, ठीक है, और जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी से उनका था कि अमीरों से लेके गरीबों को दे दो, ठीक है. उन्होंने वायाशिज़देव वॉन पहलेवी इंटीरियर मिनिस्टर को भी कत्ल किया था. अच्छा, प्लेखनोज वर्सेस लेनिन, ठीक है. आगे लिखा हुआ है स्प्लिट इन मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, ठीक है, 1903 में आया था. अर्ली लीडर जॉर्ज प्लेखनोव वांटेड अ ब्रॉड अलायंस ऑफ प्रो रिफॉर्म एंटी ज़ारिस्ट एक्टिविटी. लेनिन्स व्यू आर्ग्यूड only a highly centralized disciplined party would lead revolution in an autocracy. At the 1903 London Congress, Lenin pushed to restrict membership to committed activists, a small minority. तो इनमें आपस में नहीं बनती थी. जॉर्जी प्लेखनोव कहता था कि आपके पास ना प्रो रिफॉर्म एंटी ज़ारिस्ट एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, ब्रॉड लाइन्स होनी चाहिए. वो कहता था हाईली सेंट्रलाइज डिसिप्लिन पार्टी होनी चाहिए. मार्टव प्लस ट्रॉट्स्की व्यू.
अब ये दोनों चलाते थे मेंशेविक्स, ठीक है। जूलियस मार्टर व लियोन ट्रॉट्स्की डिसएग्रीड, थॉट द सक्सेस नीडेड अ वाइडर मेंबरशिप, बिलीव कैपिटलिज्म वुड नीड टू कोलैप्स फ्रॉम विद इन बिफोर कम्युनिज्म कुड विन। ठीक है, सही है। अब ये जो डिसएग्री करते थे ये लेनिन व्यू के साथ करते थे, ठीक है, याद रहे ये आपस में नहीं कर रहे, ठीक है। थॉट सक्सेस नीडेड अ वाइडर मेंबरशिप, बिलीव कैपिटलिज्म वो नीड टू क्लैश फ्रॉम विद इन बिफोर कम्युनिज्म कुड विन, ठीक है। तो लेनिन व्यू का कहता था हाईली सेंट्रल डिसिप्लिन पार्टी ही चाहिए, वो कहते थे। अच्छा, मार्टव और ट्रॉट्स्की का व्यू था कि जो आपके पास ना कैपिटलिज्म है ना, ठीक है, ये फ्यूडलिज्म के अंदर तब्दील होगा, ठीक है। ये देखो ऐसे है, आपके पास ना बर्जुआइज कम्युनिटी मौजूद है, ठीक है, उसकी वजह से आपके पास एक पॉइंट आएगा जहाँ पे आपके पास प्रोलेटेरिएट एक रिवोल्यूशन टाइप की चीज़ क्रिएट करेंगे, तो कम्युनिज्म को विद इन, ठीक है, मैं समझ नहीं दें। अभी एक नॉर्मल सोसाइटी है, लेट्स से, ठीक है, जैसे एक नॉर्मल सोसाइटी जिसके अंदर कैपिटलिज्म मौजूद है, ठीक है। अब क्या होगा, इस कैपिटलिज्म की वजह से आपके पास बुर्जुआइज कम्युनिटी एक पॉइंट पे पहुंचेगी, प्रोलेटेरिएट एक नीचे रह जाएगी, ठीक है। अब प्रोलेटेरिएट कम्युनिटी जो है वो एक पॉइंट आएगा कि एक रेवोल्यूशन क्रिएट करेगी, ठीक है, कैपिटलिज्म को फॉर एग्जांपल डिक्टेटरशिप टाइप पैदा करेगी। प्रोलेटेरिएट डिक्टेटरशिप जब आएगी तो आपका जो कैपिटलिज्म है वो खुद टूटेगा और कम्युनिज्म खुद बाहर आ जाएगा, कम्युनिज्म आखिर में आएगा इस तरह, और इनका बिलीव तक खुद हो जाएगा, ठीक है, लेनिन वगैरह का, ठीक है। आगे जाके हमें पता लगा था, हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो लेनिन था उसका ना वर्ल्ड वॉर 1 से लाइक ट्रेडिशनल व्यू क्या था कि हम जंग लड़ते रहेंगे, वॉर कंटिन्यू रखेंगे, और आपके पास ना सोशलिस्ट स्टेट खुद से पैदा हो जाएगी, उसके बाद आपके पास ना रेवोल्यूशनरी डिक्टेटरशिप आएगी, ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज़ में, और इस तरह आपके पास सोसाइटी ऑफ इक्वल्स बनेगी, कम्युनिज्म आ जाएगा और जंग रुक जाएगी। गॉट इट। तो अब आपके पास मार्टिव और ट्रॉट्स्की का बिल्कुल उसके साथ डिसएग्री करते थे, ठीक है। और हमें पता है जॉर्ज प्लेखनोव और लेनिन भी आपस में इनकी व्यू स्प्लिट थे, ठीक है। लेनिन बिलीव करता था मार्क्सिज्म लेनिनिज्म के ऊपर, ठीक है, और जॉर्ज प्लेखनीव कहता था कि प्रो रिफॉर्म ब्रॉड अलायंस ऑफ प्रो रिफॉर्म होनी चाहिए, एंटी ज़ारिस्ट एक्टिविटिस्ट। और दूसरा लेनिन कहता था हाईली सेंट्रलाइज डिसिप्लिन पार्टी होनी चाहिए, ठीक है। Okay, Bolsheviks versus Mensheviks. Vote at Congress was very close. Lenin side won by 2 votes. Bolsheviks majority, Mensheviks minority. Martov's side, Trotsky was with them at this stage. After this split, they kept separate organizations. Key figures: Lenin, मिडिल क्लास 1970 से लेके 1924 तक गई है, मिडिल क्लास बैकग्राउंड, ठीक है। Seen as politically dangerous from age 17 after his brother was executed for a plot against Alexander III. Exiled to Siberia, then lived in Western Europe. Returned to Russia 2 months after February 1917. ठीक है, आई थिंक अप्रैल के अंदर आया था, अप्रैल भी आई थिंक 2 अप्रैल को आई गेस आया था। अपोज द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, प्लेड अ डिसाइसिव रोल इन अक्टूबर 1917, यस। रूल्ड रशिया अंटिल 1924। तो आपके पास जो लेनिन का फिगर है इसने 1870 से लेके 1924 तक हुकूमत की है। ट्रॉट्स्की इसके साथ था, फ्रॉम अ वेल टू डू जूविश फैमिली इन यूक्रेन। मैनशेविक था इन 95, ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स इन सेंट पीटर्सबर्ग, exiled but escaped abroad, joined Bolsheviks in 1917, key in taking power plus organizing the Red Army. After 1920 lost power struggle with Stalin, expelled and exiled, assassinated in Mexico by a Stalin agent. अच्छा, ये जो स्टेलिन वाली कहानी है ये हमारे अभी इसके साथ इसी चैप्टर के आखिर में नहीं है, जिन्होंने लाइक पहली वीडियोस देखी उनको आइडिया हो गया होगा। ओके, अच्छा, ये क्या कहते हैं, ज़ारिस सिस्टम वाज स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल एट द बिगिनिंग ऑफ 20th century. It faced serious threats. The Tsarist system could rely on the army and secret police to suppress opposition. This has the effect of driving opposition underground, potentially making more violent and dangerous. अच्छा, अब यहाँ पे आगे आसानी हो जाएगी। ऑटोक्रेसी थे, टोटल कंट्रोल, Tsarist could appoint ministers, no parliament to limit him. ऑर्थोडॉक्स चर्च बैक द ज़ार इन्फ्लुएंस पीपल, और पोबिडोलोन रोड जो भी वो था उसकी सपोर्ट में था। मोस्टली पीपल स्टिल बिलीव इन द ज़ार एज अ पर्सन इवन इफ दे हेटेड लोकल ऑफिशियल्स। ब्रिटिश पॉलिसीज गॉट ग्रेट स्पर्ट इंडस्ट्री प्लस रेलवे एक्सपेंडेड विच कुड स्ट्रेंथन द स्टेट, ठीक है। तो आपके पास जो था क्या नाम है, स्टील इंडस्ट्री थी, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, दो चीज़ें, ठीक है। पेट्रोलियम सेकंड पे थी, स्टील फोर्थ पे थी। और मैं सोच रहा था उस पे कितनी थी जब उसका वही चल रहा था,
रबल कोल्ड टैरिफ के मुताबिक पहुंचा दिया था, हाँ कोल प्रोडक्शन थी, ट्रबल हो गई थी। ठीक है। अच्छा जी। ओके। ग्रेट स्पर्ट आ गया था। ह्यूज पीजेंट मीन्स 82% पीजेंट प्लस पॉवर्टी फेमाइन लो आउटपुट रिजेंटमेंट ओवर टैक्सेस पोटेंशियली मास अनरेस्ट था। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन क्रिएटेड वर्कर अनरेस्ट ग्रोइंग फैक्ट्री वर्कफोर्स प्लस बैड कंडीशन स्ट्राइक्स एंड ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट बिकम ईजियर। Nationalities plus religion. Russification angered minorities. Jewish faced pogroms, more alienation and resistance. Opposition become organized and radical. Liberals, Union of Liberation plus radicals growing. Repression pushed them underground and violent. ठीक है। तो अब आपके पास ना इस पॉइंट तक आपको पता चला कि एक जूलियस मार्टव और ट्रॉट्सकी एक पार्टी में थे। ठीक है। और इसके अंदर भी जूलियस मार्टव और ट्रॉट्सकी, ठीक है, एक पार्टी में थे और इनका बिलीव था कि कम्युनिज्म विद इन सोसाइटी खुद से आ जाता है। डन। आपके पास मतलब कैपिटलिज्म विद इन सोसाइटी खुद ब्रेक डाउन करेगा और कम्युनिज्म ऊपर के आएगा फूल की तरह, ठीक हो गया। लेकिन जो आपके पास ऊपर था लेनिन और एक और पर्सन था, हाँ जॉर्ज प्लेखनोव, ठीक है। जॉर्ज प्लेखनोव कहता था कि आपके पास ना वाइड ब्रॉड अलाइंस ऑफ प्रो रिफॉर्म होनी चाहिए, ठीक है, ज़्यादा लोग होने चाहिए। वो कहता था नहीं, हाईली सेंट्रलाइज डिसिप्लिन पार्टी ज़्यादा बेहतर रहती है, लेनिन का बिलीव था। लेनिन 1870 से 1924 तक रहा है और ट्रॉट्सकी 1879 से 1940 तक रहा है। डेट्स आई गेस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ट्रॉट्सकी की कि यानी पैदाइश से लेके डेथ कब हुई है, बस एक जनरल आइडिया होना चाहिए कि भाई इतने वक्त में ज़िंदा थे। लेनिन 1870 से 1924, चलो लेनिन की ज़रूरी है, काम आ जाएगी। ट्रॉट्सकी की कब है? 1879 से 1940, कर ही नहीं, याद कर लेते हैं। ठीक हो गया जी। Okay, the war with Japan, Russo-Japanese and consequences for Russia. Why war happened? By 1900, China was weak, so Russia and Japan both wanted to expand influence in Manchuria and Korea. Russia wanted Port Arthur, Manchuria because it was an ice harbor. Russia's other ports were limited by ice or hard access. Japan suggested that Russia guessed Manchuria, Japan gets Korea, but talk collapsed. War began in 1904 after Japan attacked Port Arthur. Russian navy was weak. Ships were sent from Baltic Sea to fight Japan. They took 8 months to arrive. Russia suffered a massive defeat in the Battle of Tsushima. May 1905 में हुई. About two-thirds of the Russian fleet was destroyed. Huge loss plus low morale. Russian army was bigger than Japan's but lower quality. Failed to stop Japan taking Mukden, capital of Manchuria. Russia struggled to move towards the Trans-Siberian Railway wasn't fully complete. बैटल ऑफ सुशीमा के अंदर वो हार गए मई 1905 के अंदर, ठीक है। 1904 के अंदर जापान ने अटैक कर दिया पोर्ट ऑर्थर के ऊपर, मोक्टेन के ऊपर भी कब्जा कर लिया, कैपिटल ऑफ मंचूरिया के ऊपर, ठीक है। उन्होंने पोर्ट ऑर्थर के ऊपर भी अटैक कर दिया, मतलब कंट्रोल कंप्लीट उनका आ गया था, ठीक है। हाउ इट रशिया एक्सेप्टेड ह्यूमिलिएटिंग पीस ट्रीट ऑफ पोर्ट्समाउथ arranged by the USA. Japan became the dominant power in Korea and Manchuria. ठीक हो गया, चलो जी आगे। कौन सी? जापान्स डेपुटेशन रोज सीन एज अ मॉडर्न एफिशिएंट फर्स्ट एशियन पावर टू डिफीट अ यूरोपियन कंट्री. Russia's weakness were exposed internationally. Russia shifted focus from the east to the Balkans, which helped create tension leading to World War I. Inside Russia, defeat the racket, the prestige of the Tsarist regime. The war became major cause of 1905 revolution. आगे लिखा हुआ है कॉजेज ऑफ 1905 रेवोल्यूशन. पीजेंट एंगर लाइफ बेयरली इम्प्रूव आफ्टर इमेंसिपेशन स्टिल हैड रिडम्पशन पेमेंट्स हिट हार्डेस्ट बाय टैक्स इंक्रीजेस टू फंड विटीज इंडस्ट्रियलाइजेशन हेटेड कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस वर्कर्स वर्कशिप प्लस रिसेशन economic recession plus unemployment roads migration to cities overcrowding workers lived in squalid housing unhealthy environment low education very little medical care no employment rights trade unions banned police crushed protest real wages fell by 20%. ठीक है, स्क्वाइलिड हाउसिंग। आगे लिखा है नेशनलिस्ट अनरेस्ट ग्रुप्स लाइक फिन्स बाल्टिक पीपल आर्मेनियन जॉर्जियंस रिजेंटेड रूसिफिकेशन.
आगे लिखा हुआ डिमांड फॉर डेमोक्रेसी, एजुकेटेड मिडिल क्लास वांटेड मोर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, नो लीगल पॉलिटिकल पार्टीज बट पीपल स्टिल पुश्ड फॉर रिफॉर्म, सम डिपार्टेड सोशलिज्म, ऑटोक्रेसी रिसेशन, निकोलस टू ऑटोक्रेटिक alienated people reforms face the political state, a police state repression, Russo-Japanese war defeat, Middle made the Tsarist government look incompetent and weak, encouraged liberals who wanted a reformed, more efficient monarch. Role of revolutionaries. Revolutionary group did not cause the revolution directly. Bolshevik Mensheviks were surprised, but once unrest began, Trotsky and Mensheviks tried to encourage strikes and workers' action. Workers formed councils called Soviets in factories. Lenin was in exile, returned 11 months after the Bloody Sunday. Too late to lead. 1905. Right? एक मिनट. ठीक है आगे. Bloody Sunday, January 1905. What happened? Father Kaplan led a peaceful, non-violent march to Winter Palace in St. Petersburg, purpose to petition the Tsar for reform, including elected assembly by the universal suffrage, civil liberties, land reform, fair taxes, workers having a say in how factories are run. The marchers were unarmed and not trying to start a revolution. The crowd was attacked violently by the Cossack soldiers, about 130 killed, hundreds injured. This became known as Bloody Sunday. Before this, many workers blamed the bureaucracy, not the Tsar. They called the Tsar their little father and thought he did not know how badly they were. Many even cried pictures of Nicholas too. After Bloody Sunday, people started blaming the Tsar himself, even though he wasn't there. The violence shocked the country and triggered more wide unrest. Hi, sire, here, many thousands of us, and we all are human beings only in appearance. In reality, in us, we all in Russian people, there is not recognized any human right, not even the right of speaking, thinking, meeting, discussing, or need. We have been enslaved under the auspices of your officials. We are seeking here the last salvation. Do not refuse assistance to your people. Give their destiny into their own hand. Cast away from them the intolerable oppression of officials. Destroy the wall between yourself and your people, and let them rule the country together with yourself. वो basic rights अपने मांग रहे थे. They addressed him respectfully as sire and asked for help. They blame your officials, saying officials have enslaved. They ask for basic rights. The key line is basically let them rule the country together with yourself. That's not revolution. It's a request shared rule like an elective assembly and civil freedoms while keeping these are. Other disturbances in 1905, worker unrest. Strikes started in Moscow and spread to other cities. Around 8 lakh soldiers went to strike. Workers organized into trade unions. Workers' Soviets formed in St. Petersburg and Moscow. Demanded better working conditions, became centers for wider political agitation. Military unrest. Sailors on the battleship Potemkin mutinied. ठीक है. Government feared unrest spreading to soldiers and the sailors. ठीक है. तो बैटलशिप पोटेमकिन म्यूटनीड, यानी इन लोगों ने इस पॉइंट के ऊपर ना, या इस सेलिंग पार्टी ने ऑफिशियल्स की बात मानने से इनकार कर दिया था. ठीक है. आगे लिखा हुआ है cadets constitutional democrats wanted the czar's power limited by an elected assembly. They tried to create union of unions, middle class group plus workers plus peasants, demand more political change. Peasant unrest. Peasants refused to pay rent, attacked aristocratic property, and burned about 3,000 manors in summer 1905. Why the Tsar judgment? Revolutionaries were disorganized with no central coordination. Protests were spread across the empire. Only few committed revolutionaries were deeply involved. Crucially, the army stayed loyal to the Tsar at this stage. ठीक है. तो अभी तक हमें पता लगा यूनियन ऑफ यूनियंस जो कैडेट से बनाने से पहले आपके पास यूनियन ऑफ आपके पास थी. एक मिनट, क्या थी इस पार्टी का, क्या नाम था? जेम्स वॉस, राइट. फिर यूनियन ऑफ लिबरेशन बनी. यूनियन ऑफ लिबरेशन के बाद आपके पास कैडेट्स आ गए. ठीक है. आपके पास सोशल रेवोल्यूशनरीज थे, आपके पास उसके बाद सोशल डेमोक्रेट्स थे, राइट. फिर आपके पास वो भी थे यूनियन ऑफ यूनियंस ने बना दी जेम्स वॉस ने, जब वो यूनियन ऑफ लिबरेशन से वो बन गए. ठीक हो गया. ओके. अब लिखा हुआ हाउ रिलायबल इज़ दिस पेंटिंग, तो हमने पहले भी डिस्कस की हुई, काफ़ी बेसिक सी थी.
ओके आगे आ जाता है अक्टूबर मैनिफेस्टो 1905. Why it was issued. Unrest continued, so Nicholas II was reluctantly persuaded to make concessions. He did this on the advice of Vitino, Prime Minister. Why the October Manifesto promised free speech, voting right for group provided excluded from politics, creation of elected assembly, the Duma. The Duma's agreement was needed before laws could be passed. Duma could not choose minister. Duma could not hold minister accountable. Nicholas claimed the right to dismiss the Duma. So it looked like constitutional reform, but the Tsar kept measuring power. People who were satisfied. Many rebels felt their voices were heard. Octoberist liberals became Octoberist. Moderates became Octoberist and were pacified by the Duma. ठीक है. वो पेसिफाइड बाय द डोमा. ठीक है, जो लोगों ने डोमा एक्सेप्ट कर लिया तो उनको अक्टूबरिस्ट बुलाते हैं. मोस्टली फ्रॉम लैंड ओनिंग प्लस बिजनेस क्लासेस. They feared working class violence and wanted order restored. Peasant unrest was reduced in November when redemption payments were announced to be phased out. People were not satisfied. A minority of extreme revolutionaries, including Bolsheviks, said it didn't go far enough. Some armed resistance continued, but the Tsar soldiers crushed it and ended the Soviets. For a time, it looked like the stability might return to Russia. Again, the fundamental laws 1906 के अंदर बनाए गए थे. Reassertion of the Tsarist. What this showed, Nicholas II reform from the October Manifesto were not sincere. In April 1906, he issued the fundamental law to reconfirm his full autocratic power. First statement, supreme autocratic power belongs to the Tsar. His group crushed the Duma would create a truly hopes the Duma would truly create only representative government. How Tsar kept real control. Tsar could introduce law himself. The Tsar could veto laws passed by the Duma. The elected Duma was balanced by the state council and most members were appointed by the Tsar. Minister was still appointed by the Tsar. Tsar controlled military and foreign affairs. The Duma had no way to enforce its decisions. Okay. आपके पास ये क्या था द फंडामेंटल लॉज ऑफ 96 रिप्रेशन आफ्टर 94 पुलिस एंड द आर्मी कंटिन्यू टू हरास क्रिटिक रियल और इमेजिन विद इन अ ईयर इट एस्टिमेटेड 15,000 किल्ड 70,000 अरेस्टेड. ठीक है, तो अभी आपके पास क्या हुआ है, आपके पास पार्टीज़ बनी हुई है, एक आइडिया हो गया, एक जनरल बैकग्राउंड क्या चल रहा था और हमें क्या हो गया पता लग रहा है. आपके पास वॉर हुई भी है 1904-95 की. ठीक है, आपके पास ब्रिटिश के रिफॉर्म्स का आपको पता चल गया है, ब्लडी संडे पता लग गया है, अक्टूबर मैनिफेस्टो उसके रिजल्ट में, उसके बाद फंडामेंटल लॉज आ गए हैं, उसकी रिपरकशंस में 15,000 किल हो गए हैं, 70,000 अरेस्टेड हो गए हैं. ठीक है, तो अभी काफ़ी कुछ हमें आइडिया हो गया क्या सिचुएशन थी. साथ साथ ना ये चीज़ें दो बार रिवाइज़ करने का मकसद है कि साथ साथ चीज़ें याद हो जाती हैं, रिवाइज़ हो जाती हैं. ओके, आगे लिखा हुआ है जी द इनिशिएटिव इन ऑल ब्रांचेस ऑफ लेजिस्लेशन बिलोंग टू ज़ाद solely on his initiative may be the founded law of the empire be subjected to a revision in the council of empire and the imperial duma. The Tsar approves of the law and without his approval no law can come into existence. All the government power in their widest extent throughout was vested in the Tsar. Russia would get an elected Duma. The Duma's agreement would needed for the law, so it sounded like the Tsar's power was now limited. But the fundamental law's extract says, initiative in all branches of legislation belong to Tsar. Without his approval, no law come into existence. All government power are vested in the Tsar. The October Manifesto made it seem like the Duma would share power, but the fundamental laws make the Duma weak and dependent on the Tsar. Anger and disappointment. They feed the Tsar, tricked them in real power, loss of trust in Nicholas II. Moderate reformers would likely demand a truly constitutional monarchy, a minister responsible to the Duma. Radical would use this as proof that peaceful reform doesn't work, argue for more revolutionary action. After 1905, were reforms real? Some historians say Nicholas II missed a chance in 1906 to modernize Russia. Nicholas II was a reactionary and autocrat, rarely gave up power. Reforms were mostly cosmetic. Causes of 1905 stayed mostly unresolved. 1906 and 1904, Nicholas treated the Duma with contempt and gave weak leadership, set a future. अच्छा, विटीज रिफॉर्म के बाद आपके पास स्टिलियोपन्स रिफॉर्म आ जाते हैं 1906 से 1911. हु वाज स्टिलियोपन? अपॉइंटेड मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर देन पीएम. Focused on agriculture, peasants is equals to main problem. He responds complemented Witty's industry but didn't work together. Some historians, if Nicholas had fully backed Witty's, the Stiliopan revolution might have been avoided. Stiliopan क्या है? Reform plus repression. Repression believed in strict law and order, crushed peasant unrest. Stiliopan's necktie is equals to hanging, used widely after 1905 uprising. He was not a democrat. Order first, then reforms. Reform goal. After the wealthier peasant class, Kolaka's motto bet on the strong. Property owning peasant would support the system and reject revolution. What problems did he try to fix? The myths.
Mits controlled peasant life, land stay plus crop, which restricted ambitious peasants. Stolyopan wanted peasants to leave the mir and became independent owner, let them combine strips onto one form more efficient farming. Redemption payment plus crucial realities. High redemption payments helped cause 1905 unrest. Land was expensive, countryside was overcrowded, and harvest was sometimes bad. Peasants feared the government would repossess land if they couldn't pay. Method used: peasant land back lend money to peasant to buy land, encourage peasant with little land to move east to unformed land. Siberia resulted varied by region. Ukraine, Crimea fertile, strong incentive to own land, production rose. Kulaikas grew richer. Northeast harsh, less incentive, benefit smaller. Output may leave increased 14%. Income of some landowners rose by 80%, but some historians argue was due to naturally good harvest. By 1904 to 1914, 15% peasant household had consolidated into farms. Many peasants were suspicious and stayed in communes for security. Strong resistance in Central Asia, later a key revolutionary area. In 1917, Stolyopan said he needed 20 years for full result, but he didn't get it. ठीक है, तो 1900 से 1940 तक आपके पास 14% इंक्रीज दिखाई देता है. कोलैकास का इनकम 80% इंक्रीज आता है. 1906 से 1914 तक 50% हाउस होल्ड हैव कंसोलिडेटेड इनटू फॉर्म्स. He अच्छा Stolyopan was assassinated in September 1911 at the Kyiv Opera. He was already losing the Tsar's favor. Some suspicion state regions may have been involved. Successions lacked his energy and commitment. Stolyopan had worked with Octobus in the Duma. They supported him. ठीक है, तो हम आगे स्टार्ट करते हैं नमाज पढ़ के. सही है. आउटपुट में हैव इंक्रीज, तो एग्रीकल्चर आउटपुट आपका 14% इंक्रीज कर गया है. आपके हाउसेज फार्म लैंड में कॉन्सोलिडेट कर गए 15%. 80% इनकम इंक्रीजेस आ गई हैं. कहता था 14-20 ईयर्स चाहिए फुल रिजल्ट्स के लिए. लेकिन लोगों को लगता है कि नेचुरल, जो सम हिस्टोरियन तो कहते हैं नेचुरली गुड हार्वेस्ट की वजह से भी प्रॉब्लम था. मतलब प्रॉब्लम नहीं कहूँगा, नेचुरल गुड हार्वेस्ट की वजह से फ़ायदा हो रहा था ये सारा कुछ. अच्छा, कोकोस्टेव 11 से 14 के बीच गौरी मैकन दोनों प्राइम मिनिस्टर्स हैं. ठीक है. और स्टोलियोपन ने अक्टूबरिस्ट के साथ भी काम किया हुआ है, जिन्होंने अक्टूबर मैनिफेस्टो पर बिलीव कर लिया था. जब उनको डूमा की वो पेशकश हुई थी, उन्होंने डूमा की वो चीज़ सुनी और वो पैसे फाइड हो गए थे, तो उनको अक्टूबरिस्ट कहा जाता है. और कई वॉपरों में उसको एसेसिनेट किया गया. ओके, आगे लिखा हुआ है पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स. विटी स्ट्रेंथन रशिया बाय मॉडर्नाइजिंग द इकोनॉमी इंडस्ट्री, मेनली वांटेड अ स्ट्रॉन्गर स्टेट नॉट डेमोक्रेसी, फेवर्ड reform enough to common advice October manifold purpose trying to end autocracy. Save the Tsarist by restoring order first, then reforms. Wanted loyal ruler base, create wealthy peasants, Kulaikas who would support the regime. Also not a democrat. Reforms were to stabilize autocracy, not replace it. Both wanted to strengthen Russia and protect the regime, not create full democracy. Witte क्या कहता था, foreign loans and high interest to attract investors, tariff to protect Russian industry, gold standard to rubble, Trans-Siberian Railway, fast industrial growth but higher taxes and debt. Stolyopan crushed unrest. Stolyopan's necktie, tried to break power of Meretz, peasants could own land, encouraged consolidation of strips into farms, used peasant land bank, encouraged migration east. ठीक हो गया जी. Relationship with the Tsar. Never fully trusted by Nicholas II or the nobility, used briefly in crisis, then dropped once useful. At first, Tsar's support support because he restored order, lost favor, faced enemies at court, then assassinated. Neither got consistent. अच्छा, अभी मुझे कन्फ्यूजन थी कि स्टोलियोपन ने ऐसा क्या किया है कि चलो विटी की बीवी के साथ चलो मसला था, लेकिन स्टोलियोपन के साथ क्या मसला हुआ होगा. पर चलो इतना हमें पता है कि उसकी आपस में बनती नहीं दोनों की. Witty's industrial railway grew fast, great spurt, but created problems, debt, tax burden, living standards fell. Still open. Some agriculture improvement in rich Kulaikas and fertile region, 50% household consolidated, need 20 years but didn't get. Okay, first Duma, second Duma सारा start होने लगा. 19 okay. मई से जुलाई 1906 अंदर फर्स्ट डूमा आता है. फ्रेंचाइज नॉट यूनिवर्सल, ओनली मैन ओवर 25 कुड वोट. वोटिंग वाज इनडायरेक्ट. पीपल वोटेड फॉर इलेक्ट्रल कॉलेज विच चोज डूमा मेंबर्स. डूमास पावर लिमिटेड मेनली टू अ स्मॉल पार्ट ऑफ द बजट. वीक इन्फ्लुएंस. दोनों ने इलेक्शंस बाइकआउट किए. कैडेट्स 153 और 448 सीज एंड डिमांड मोर पावर फॉर द डूमा. जार डिसॉल्व्ड इट आफ्टर 2 months. कैडेट्स मेट एट वॉयपोर, फिनलैंड, and urged people to refuse taxes, refuse military
सर्विस रेजिस्टेंस वाज स्कैटर्ड एंड क्रश्ड ईजीली। तो फर्स्ट डूमा आपका हुआ था मई से जुलाई 1906 के अंदर, सेकंड हुआ था फरवरी से जून 1907 के अंदर। कैडेट्स वीकेंड आफ्टर फेलियर, more radical parties did well. The Duma became deeply divided. Tsar again feared becoming an opposition forum. Nicholas still held elections, partly to look more parliamentary. ओके तो आपके पास 1906 में हुआ है, फिर एक 1907 के अंदर सेकंड डूमा हुआ है, फिर थर्ड डूमा आपके पास नवंबर से जून में अगेन हुआ। स्ट्रिलियोपिन चेंज द फ्रेंचाइज टू फेवर लैंड ओनर्स, अर्बन प्रॉपर्टी ओनर्स। ठीक है। एक मिनट, चेंज द फ्रेंचाइज टू फेवर लैंड ओनर्स, अर्बन प्रॉपर्टी ओनर्स, दिस मेक्स द डूमा मोर कंजर्वेटिव एंड लास्ट लॉन्गर। राइट विंग पार्टीज कंट्रोल 287 ओवर 443 सीट्स। ठीक है, 153 उन्होंने जीती थी, 287 इन्होंने जीती हैं। रिलेशनशिप विद गवर्नमेंट मोर हारमोनियस, सम प्रोग्रेस, लैंड रिफॉर्म, मिलिट्री रीऑर्गेनाइजेशन, नेशनल इंश्योरेंस फॉर वर्कर्स। ड्यूमिगर कॉल्ड इट डूमा ऑफ द लॉर्ड्स and lackeys. Even liberals disliked how the electoral law was manipulated. ओके, फोर्थ डूमा आपका आ जाता है 12 से 14 तक। तो पहला 6 और 7, ठीक है, 6 और 7। तीसरा डूमा 7 से 12 और 12 से 14, अब फोर्थ डूमा चला। द डूमा वाज वीकेंड बिकॉज सोशलिस्ट एंड ऑक्टोबरिस्ट आर्ग्यूड एंड डिसएग्रीड, सो ही कुडंट वर्क इफेक्टिवली। इट वाज सस्पेंडेड व्हेन वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्टेड, अगस्त 1914। सम हिस्टोरियंस व्यू, अच्छा अभी इसकी डेट्स का चेक कर लेते हैं। मई से जुलाई एक है, फिर फरवरी से जून एक है, ठीक है, फिर आपके पास है नवंबर से जून है, ठीक है, फिर नवंबर से अगस्त है। सबसे पहले आपके पास मई से जुलाई है, फिर फरवरी से जून है, फिर नवंबर से फिर आई थिंक नवंबर से जून है, और फिर नवंबर से अगस्त है। ठीक हो गया। आगे, द डूमा वाज वीकेंड बिकॉज सोशलिस्ट इन अक्टूबर आर्ग्यूड एंड डिसएग्रीड, so it couldn't work effectively. It was suspended when World War I started. Different views. Soviet era historians, third and fourth Duma were fake democracy. They were just puppets controlled by the Tsar. Reason Marxist writers believe real change only began after the Bolsheviks took power, so they dismissed earlier reforms. More recent historians say the Duma did something, criticize the government, and had some success passing the laws. They are more willing to see the Duma as moving some value, not totally useless. Final judgment. We can't, if the Duma could have become stronger, there would have been more time. But one thing is certain, as the Tsar ministers control the electoral system, Duma could not win real support of to represent what Russian people wanted. The Duma would never become a real democracy because the Tsar controlled the rules. As long as the Tsar minister controlled the electoral system, the powers of the Duma couldn't gain real power, support, or represent what most historians. Okay, अब हमें ना फर्स्ट डूमा, सेकंड डूमा, थर्ड डूमा, फोर्थ डूमा के बारे में ना कुछ 4 डिस्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हमें फर्स्ट डूमा का जब हम लिखेंगे, कहेंगे कि 25 साल से बड़े लोग ही खाली वोट दे सकते थे, ठीक है, वोटिंग इनडायरेक्ट हुआ करती थी। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा, सोशल डेमोक्रेट्स ने और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज ने बाइकआउट कर लिया था। कैडेट्स ने 153 ओवर 448 सीट्स विन की थी। ज़ार ने 2 महीने बाद डिज़ोल्व कर दिया। कैडेट्स ने वाइट वॉर में मिले और कहा कि इसको रिफ्यूज़ करो एंड क्रश्ड ईजीली, ठीक है। ठीक है, ओके, फर्स्ट डूमा। अब हमें ना फर्स्ट डूमा के पॉइंट्स आ गए हैं, ठीक है। अब हम एक बार ऐसे करते हैं, फर्स्ट डूमा के अंदर 25 साल से बड़े लोग खाली वोट कर सकते हैं, एक पॉइंट। आपके पास ना आपके पास कैडेट्स ने 153 ओवर 448 सीट्स जीती थी, ठीक है, हमें ये पता होने चाहिए डूमस के। आपके पास एस आर क्या कहते हैं जो थे, सोशल डेमोक्रेट्स थे, इन्होंने बाइकआउट कर लिया था, ठीक है। 2 महीने बाद आपके पास मई से जुलाई तक रही है ना, तो 2 महीने बाद इसको, फरवरी के 2 महीने बाद आई गेस, नहीं पता नहीं कब इसको डिज़ोल्व कर दिया गया था। वो वाइट और फिनलैंड में मिले, ठीक है, और कैडेट्स ने कहा कि आपने टैक्सेस और मिलिट्री सर्विसेज को अगेंस्ट जाना है। अच्छा, ये चेक करते हैं इसका मतलब क्या है।
चेक करते सेकंड बुलेट पॉइंट का मतलब क्या, मुझे तो समझ नहीं आया। नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, थर्ड का। The Duma had very little real power. It could only control a small part of the government budget, so it couldn't properly control the government or make big changes. ओ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, वो ये कहना चाह रहे हैं कि आपके पास ना गवर्नमेंट की इन डूमा के पास इतनी कम पावर थी कि एक गवर्नमेंट का कुछ हिस्सा खाली कंट्रोल कर सकते थे। ठीक है, ओके। सेकंड डूमा के बारे में हमें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए? अच्छा जी, मोर रेडिकल पार्टीज डिड वेल, 100 सीट्स। ठीक है, गेट इट्स वीकेंड आफ्टर फेलियर। Duma became deeply divided. Tsar again feared becoming an opposition forum, dissolved it. Nicholas still had election partially to look more parliamentary to Britain and France. ठीक है, कैडेट्स वीक हो गए थे। आपके पास दोनों रेडिकल पार्टीज़ ने 100 सीट्स पे बेटर परफॉर्म किया था। डूमा बिकेम मोर डीपली डिवाइडेड। ज़ार ने डिज़ोल्व कर दिया था। उन्होंने पार्लियामेंट इलेक्शन स्टिल करवाए थे। तो हम ये बता सकते हैं थर्ड डूमा में हम क्या बताएंगे? स्टुलियोपन चेंज द फ्रेंचाइज टू फेवर लैंड ओनर्स, अर्बन। अच्छा, उसने कुछ इस तरह के मामला पैदा किए थे जिसमें लैंड ओनर्स और अर्बन प्रॉपर्टी ओनर्स को फ़ायदा हो रहा था। ठीक है, दिस मेड द डूमा मोर कंजर्वेटिव एंड लास्ट लॉन्गर। ठीक है, 287 ओवर 443 सीट्स जीती थी राइट विंग पार्टी ने। ठीक है, रिलेशनशिप विद द गवर्नमेंट बिकम मोर हारमोनियस। लैंड रिफॉर्म, मिलिट्री रीऑर्गेनाइजेशन, नेशनल रीअश्योरेंस। तो आई थिंक चलो कैमरा बंद कर देते हैं ना, ऐसे ही ले लेते हैं। ओके, हाँ हाँ लाइट वालों। अच्छा, कहाँ पे थे? ठीक है, सम प्रोग्रेस, लैंड रिफॉर्म, मिलिट्री रीऑर्गेनाइजेशन, नेशनल इंश्योरेंस फॉर वर्कर्स। रेडिकल्स कॉल इट डूमा ऑफ लॉर्ड्स एंड लैकीज। Duma of Lords and Lackeys. Even liberals disliked how electoral law was manipulated. ठीक हो गया? सही है। ओके, आगे फिर फोर्थ डूमा आ जाता है। The Duma was weakened because socialists and Octoberists argued and disagreed. It was suspended when World War started. ठीक है, ओके सही है। अब हमने आगे स्टार्ट करना है, तो आई गेस ना मुझे ये सारा वही है। सब रखिएगा। मैंने ना इंस्टॉल मैंने इसकी PDF रख ली थी कि इनकेस कोई मसला ना बने। एक मिनट, किधर गया? ओके, ये बार रीड कर लेते हैं। मैंने स्पेशल बनाई थी डूमास फॉर 1906 से 1914 तक। ठीक है, डेट्स थी मई से जुलाई, राइट। फिर फरवरी से जून, ठीक है। और फिर नवंबर से जून, और नवंबर से जून था ना, और फिर नवंबर से अगस्त था। ठीक है, ओके। बिग आइडिया, डूमा वाज इलेक्टेड but not fully representative, had limited power. Nicholas II could often ignore it and dismiss it when it challenged him. As long as the Tsar controlled the electoral system, the Duma could not represent the people properly. ऐसे ही फर्स्ट डूमा, मई से जुलाई 1906 elections, franchise not universal, only male citizens over 25 could vote, indirect voting. Voters chose electoral college which then selected Duma members. Controlled only a small part of the budget, weak influence. Social Democrats, social revolutionaries boycott कर लिया था कैडेट when 153 seat and demanded more power for the Duma. Tsar found this unacceptable, dissolved it after 2 months. Cadets met at Vyborg and urged people to refuse taxes, refuse military service, led to scattered resistance, and government crushed it easily. सही हो गया। आगे लिखा हुआ सेकेंड डूमा फरवरी से जून वाला। ठीक है, इलेक्शंस, कैडेट्स वीकेंड बाय अर्लियर फेलियर, मोर रेडिकल पार्टीज डिड वेल। ठीक है, ओके। डीप
divisions in Duma, land reforms, government's law and order policies. What happened? Tsar refused to let it become the forum of opposition. When Nicholas kept calling it wanted appearance of parliamentary rule to look acceptable to Britain, and Russia was building ties with them to counter Germany. Third Duma, November से June वाला. How it was changed. Stolyopan changed the franchise to favor landowners, urban property owners. Lasted longer because it was more pro-government. Right-wing parties 287 over 443 seats जीत गई थी. More harmonious and cooperative. Progress on land reforms, military reorganization, national insurance for workers. Criticism क्या था? Radicals called it the doom of lords and lackeys. Even liberals disliked how the government manipulated the system using fundamental laws. Fourth doom mean the division between socialist and Octoberist reviewed effectiveness and suspended when World War I began. Historians view Soviet era historian Dumas were fake democracies, Tsar's puppet. Post-communist historians more willing to credit Dumas for criticizing the government, passing some legislation, but overall under Dumas would have grown stronger with time, with Tsars controlling election. Dumas couldn't gain real popular support to represent the people. Right? आगे लिखा हुआ है हाउ सिक्योर वर द फाउंडेशंस ऑफ द ज़ारिस्ट रिजीम 13 से 14 वाली टाइमलाइन के अंदर. 1930 में रेमन ऑफ सेलिब्रेशंस की गई थी. बिग सेरेमनीज इन सेंट पीटर्सबर्ग प्लस मॉस्को टू शो ज़ार्स यूनिटी विद पीपल. Nicholas II appeared publicly and toured Russia first time since 1905. Nicholas thought the rule was stronger than ever, actually mainly propaganda hiding unrest under the surface. Dumas offended, seated at the back in Thanksgiving service. Serena's image not improved, left events early and looked stained. Seemed aloft haughty, real reason worried about son Alexei's health. आगे लिखा हुआ है स्ट्रेंथ वट स्टिल सपोर्टेड द ज़ार. लॉयल्टी ऑफ हिस्टोरिक इंस्टीट्यूशंस, स्टेट ऑफिशियल्स, Orthodox Church, army loyalty helps Tsar survive 1905. Russian army largest in Europe. Weaknesses inside armed forces. Many soldiers reluctant to fire on. ठीक है, soldiers were from poor families. Army was not dependent on harsh discipline and parades. Paradomania. Army not modernized in weapons. Navy loyalty uncertain. Potemkin mutiny showed it couldn't be taken for granted. Repression after 1905. Repression preserved Tsarist power in the short term, did not make the regime secure long term because he didn't fix the fundamental causes of unrest. Why some groups backed the regime? Middle class feared revolutionary extremism, supported regime for order. Rural property owners became more conservative after 1905 violence. अच्छा ठीक है, property owners become more conservative after 1905 violence. Nobles blocked city open local government reforms would increase peasant representation in Zemtos. ठीक है, would challenge aristocratic control of the countryside. Even liberals rallied to the regime because they feared workers' violence, not because they supported real reform. एक मिनट. Cadet leader Pavel Milyakov later supported government patriotically when war began. अच्छा, पेबल मिलिकॉफ कोई कैडेट है. Nationalism plus anti-Semitism used by regime. Regime promoted Russian nationality before World War I. Tsar approved extreme right group Union of the Russian People. They organized Black Hundreds, violent gang attacking democracy supporters, main victims Jews. Anti-Semitism was widespread. Conservative claimed Jews were linked to left-wing parties, used prejudice to unite patriotic Russians behind Tsar and with the help of police. Show regime relied on backward-looking divisive tactics even while supposedly showing moving towards parliament. ठीक है, तो पिक्चर हमने पहले डिस्कस की हुई है काफ़ी सारी. एक मिनट रुकना. How strong was the opposition to the Tsarist regime? एक मैं चेक करना था कितना चैप्टर रह गया. सही थोड़ा सा रह गया. अच्छा लिखा हुआ है हाउ स्ट्रॉन्ग वॉज द ऑपोजिशन टू द ज़ारिस्ट रिजीम.
Strength of the opposition, industrial unrest increased due to low wages, poor housing, और वो क्या था, एक मिनट, हार्श वर्किंग कंडीशंस, एक था ट्यूलिप टाइप था ना। भाई था, एक मिनट, एक खास टर्म थी। स्क्वेलिड हाउसिंग, राइट। अच्छा, आगे लिखा हुआ है स्ट्राइक्स बिकेम मोर फ्रिक्वेंट, फैक्ट्री एंड शॉप वर्कर्स, रेलवे वर्कर्स, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, सेलर्स इन द नेवी। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ भी थी, हमने पढ़ी थी पीछे, चलो छोड़ो बात। वायलेंट डिप्रेशन क्या हुआ था आपके पास, गोल्डेना गोल्ड फील्ड्स मैसेकर, 270 miners killed, increased anger rather than loyalty, peasant unrest continued, many could not repay loans to the peasant land bank, living condition often felt worse than before reforms, radical ideologies gained support, revolutionary leaders continued organizing from exile, censorship was abated, illegal pamphlet and newspapers circulated widely, opposition created a tense confrontational atmosphere in society, weakness of the opposition. Opposition was groups were divided. Worker, peasant, liberal, socialist had different aims. Liberals were weakened. Many accepted limited reforms and feared working class violence. The regime successfully bought off moderates. Bolsheviks were infiltrated by Okhrana. Roman Molinosky was a police spy. ठीक है, Roman Milinovsky was a police spy. Police and the army contained radical activity even if they could not eliminate it. No unified leadership or coordinated action. The Duma dissolved itself at the outbreak of war, ending political opposition. The opposition was widespread but not strong enough to overthrow the Tsar. Before 1914, it caused instability and tension but lack of unity and effective repression. Only World War I later created conditions that followed the opposition to succeed. Yep. Okay. Loyalty, the strength of Russia's traditional institutions. Loyalty wasn't guaranteed. Some soldiers were related to fire on workers. 1905 Potemkin mutiny showed the level could rep. State official and Orthodox Church state law regime could still run army discipline and machinery of. Duma had limited power. The Tsar could ignore it. Members were often insulted. Moderate Moderate liberals were bought up by the limited reform. Duma अक्टूबरिस्ट की बात कर रहे हैं. Duma political reduced pressure for revolution at outbreak. Duma voluntarily dissolved. State of the Russian economy. Rapid industrialization created worse working condition, poor housing, even more strikes. Industrialists also brought economic growth, great spurt वगैरह, sense of progress. Not all economic change automatically meant revolution. Success of study opens agriculture reforms. Many peasants struggled. Those who couldn't bought land often couldn't repay loan. Areas to the peasant land bank increased resentment. Reforms created some prosperous peasant kulakas who had a stake in stability and were less likely to support revolution. Levels of public support. In 1913, celebrations were partially propaganda. Unrest existed. Below the surface, T. Serena seen as a loaf, harming the image of the monarchy. Large public ceremonies, Raman of 300 ceremonies showed the regime could still create visible loyalty, conservative nationalism could rally support. Rising Sun. Lena Goldfield's massacre escalated anger, Marxism spread, illegal literature circulated, radical organized from exile. Opposition was divided, Okhrana infiltrated, Malinovsky was a spy, could maintain radicals. National unity before 1914 were misleading. The Tsarist regime could not commit to real reform. Nicholas II didn't beg reformers like Vitty Stiliopan who tried to modernize Russia. After 1905, the Tsarist public image was badly imaged. Stability after 1905 was maintained mostly by fear of the state. आगे लिखा हुआ है Now historians view Russia. Marxist traditional Soviet interpretation, fall of the Tsarimians were inevitable. Most modern historians, Russia was fragile with deep internal tension. The state was being destabilized from within. World War triggered to collapse.
Russia was mostly stable, economy was improving, government could control dissent, the monarchy might have survived if not the catastrophe of World War One. Russia before 1914 was not inevitably revolutionary, but it was unstable and dependent on repression, and the World War One turned fragility into collapse. um, ठीक हो गया. आगे हम कुछ देर तक स्टार्ट करते हैं अगला 4.2. सही है. हाफिज़. 4.2 कहता है व्हाट वर द कॉजेज एंड इमीडिएट आउटकम्स. एक सेकंड रुकिएगा. एक मिनट भाई, उसको कैसे लेकर आए. ओके 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 आगे है. ओके व्हाट वर द कॉज एंड इमीडिएट आउटकम्स ऑफ द फरवरी रेवोल्यूशन इन 1917. Political, social, economic effect of World War One. Why Russia entered the World War One? Russia said it fought to protect Serbia, a fellow Slavic nation, not to gain land. Russia saw this as honorable because Russia had long tensions with Austria-Hungary. Austria-Hungary was allied with Germany, led by Kaiser Wilhelm II, the Tsar's cousin. Despite family ties, Russia saw Germany as the biggest threat to its security. Austria-Hungary believed Russia was using Serbia to expand influence in the Balkans. July crisis 1914 began after Archduke Franz Ferdinand was assassinated in Bosnia. Austria-Hungary blamed Serbia and issued an ultimatum. Russia supported Serbia. Germany declared war on Russia. Russia fought both Germany and Austria in Hungary, which was risky decision due to Russia's weakness. ऐसे ही Russia's wartime weakness. Political effects. At first, the war created national unity. People rallied behind the Tsar. The Germany was unpopular and patriotism increased. In the Duma, almost everyone supported the war. Only five Bolsheviks did not. Lenin fled to Switzerland and felt disappointed because the workers did not start a revolution. However, this unity did not last. The regime's inability to handle war pressure would eventually cause its downfall. Again, military weakness. After defeat by Japan, Russia tried to improve its army and navy. Money was spent to expand and upgrade forces. In 1914, Russia had a bigger army than Germany, mobilized faster than expected, invaded eastern Germany. Germany was fighting on two fronts, France, Belgium, and Russia. But Russia still had major weaknesses: poor planning and organization. Many soldiers and weapons were kept behind the front line. Army was not prepared for modern warfare, still rallied on cavalry. Horses needed lots of food plus transport, which made supply problems worse. Beyond attacks, soldiers were shot before reaching enemy. Modern tactics and training were not properly taught to troops. Course of the war and major military defeat. War began badly for Russia. Russia had some early successes against Austria-Hungary, against Turkey, but it became clear Russia could not beat Germany in an offensive war. ठीक हो गया. आगे लिखा हुआ है defeat at Tannenberg. August 1914 showed Germany's superiority in weaponry, tactics, speed. Germany had better intelligence. They intercepted Russian radio messages. Russian loses 70,000 killed and 92,000 कैप्चर. अच्छा, ये जो स्टैट्स है ना, कुछ स्टैट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. जैसे ये है कि टननबर्ग अगस्त 1914 में की गई, 70,000 किल्ड हुए, 92,000 कैप्चर हुए. आफ्टर दिस डिफीट रशिया हैड टू यूज डिफेंसिव टैक्टिक्स. Russian troops were not trained well for defense either. Russia entered World War I with real patriotism and unity, but military weakness and early defeats exposed the regime's incompetence, weakening support and pushing Russia towards collapse. कैवलरी यूज़ करते थे, बॉयनेट अटैक्स यूज़ करते थे. ठीक हो गया. 1.7 million dead, 4.9 million wounded, 2.5 million missing or taken prisoner.
Impact of First World War on Russia. Human cost of the war. Russia's soldiers were mainly peasant and were poorly clothed, short of food, lacking weapon and ammunition. Transport failure meant guns and shells piled up far from the front. Vast distances plus weak railway system worsened supply problems. Generals used outdated tactics, sending badly equipped soldiers into heavy gunfire. Huge and unnecessary casualties, lowering morale. Social impact on civilians. Military losses caused mass displacement. Around 5 lakh peasant households abandoned farms. Refugees moving east caused overcrowding, disruption to food production, social instability. Hmm, overcrowding, disrupशन टू फूड प्रोडक्शन, सोशल इंस्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ें होनी थी. अच्छा एक मिनट. अच्छा, गवर्नमेंट प्रोपोगेंडा फेल्ड. इट हाईलाइट हार्डशिप इंस्टेड ऑफ बूस्टिंग मोरल, डिड नॉट मैच द पब्लिक मूड, एंगर इंक्रीज. इकोनॉमिक chaos एंड द होम फ्रंट. रशिया had industry and expanded railway system, enough food in peacetime. Main wartime problem, poor organization, not lack of resources, transport and supply failure क्या थे. Railways prioritized military needs, ignoring civilians. Food could not be moved from surplus areas to cities. Food rotted in depots instead of reaching people. Raw material failed to reach factories, reduced production. Labor shortage. Millions of workers and peasants were conscripted. Those left behind faced heavier workloads, falling productivity. Attempts to manage the crisis. Local governments created Union of Towns, Union of Zemstvos, aimed to help refugees and orphans, provide medical care, supply the army, merged in 1915 into Zemgor, some successes in hospital and relief work. Limitation. Little support from central government, overwhelmed by the scale of crisis, high inflation and living standard. Russia was not prepared for a long war. War cost 15 times more than Russo-Japanese war. Government response. Heavy borrowing, printing money. Result, runaway inflation. 1914 to 1916. Wages doubled. Prices of the food and fuel quadrupled. Peasant boarded food because prices were too low. Urban shortages worsened. Strikes spread in major cities, Moscow and St. Petersburg, Petrograd. Political impact in growing opposition. Unrest spread beyond workers and peasants, courtiers, army generals. Duma suspended the start of war, July 1915. Recalled in July 1950, Duma member, more efficient government, not to. Tsar rejected calls for a government of national unity, continued appointing incompetent ministers. Liberal and moderates formed the Progressive Bloc, became a major focus of criticism of the regime. Tsar responded by suspending the Duma again after less than 2 months, not recalling it under February 1916. तो जुलाई 1915 में बुलाया और 1916 में फरवरी में निकाल के फेंक दिया. वर्ल्ड वॉर वन exposed Russia's weaknesses, administrative chaos and political incompetence, it destroying the public confidence in the Tsarist regime and paving the way for revolution. आगे लिखा हुआ है weakness of the Tsar and his regime. The war effort failed mainly because Tsar's government was incompetent and lost trust. Evidence to use. The regime relied on repression and fear, not real loyalty even before the war. Nicholas II refused serious reform and failed to support capable reformers like Witte Stiliopin. During the war, he rejected call for a government of national unity. He kept reshuffling ministers and often appointed incompetent leaders. The Duma Progressive Bloc criticized the regime. The Tsar responded by suspending the Duma again and worsening the political crisis. जुलाई में बुलाया था आई गेस, 2 महीने कैसे रखा, नहीं हाँ 2 महीने के बाद निकाल दिया, फेंक दिया और फरवरी में अगेन बुलाया. आगे लिखा हुआ है वीकनेसेस ऑफ द रशियन आर्मी. रशिया's war effort failed because its army was huge but outdated and badly organized. Soldiers lacked food, clothes, weapons, ammunition. Supplies existed but couldn't reach the front due to transport failures. Army relied on old tactics, cavalry beyond charges. Defeated Tannenberg, 70,000 killed, 92,000 captured. German had better tactics, very high, 2.5 millions मतलब वो गायब हो गए थे. Underlying problems of the Russian economy. The war effort failed because Russia's economy could not sustain a long modern war. Russia's biggest problem was the lack of organization, not total lack of resources. Railway prioritized the army. So cities faced shortages. Food rotted in depots instead of being delivered. Labor shortage. Peasants drafted fewer workers on farms plus in factories. The war cost 15 times more than Russo-Japanese war. Government financed
by borrowing plus printing money, runaway inflation, wages doubled, prices of food quadrupled. Peasants became hoarding produce, worsening shortages, strikes spread in major cities. All three mattered, but the war effort failed most because economic and supply breakdown made it impossible to feed, equip, and transport. Then military defeats and weak leadership turned that strain into total collapse. Nicholas II, as a war leader, implication of his personal and leadership. In August 1950, Nicholas II went to the front to take personal command of the Russian army. This was a serious mistake because he had no military training or experience. His presence did not inspire generals or ordinary soldiers. By becoming commander in chief, Nicholas was now seen as personally responsible for military defeats. This damaged his authority and reputation, even though his role was mostly ceremonial. He made very few important military decisions, merely attending parades and visiting hospitals. His absence from Petrograd created a power vacuum in government, while at army headquarters in Mogilev, he became isolated and unaware of growing political and socialist unrest. He reacted too slowly to crisis at home. ठीक है, तो ये किधर पहुंच गया था? ठीक है, ये पहुंच गया था मोगलिफ, पहुंच गया था वहाँ पे, स्लोली एक्ट करता था। अगस्त 1915 के अंदर ये आर्मी हेडक्वार्टर चला गया था और मसाइल क्रिएट हुए थे, पावर वैक्यूम क्रिएट हो गया था। ये रेस्पुतीन है, ये टी सरीना है। ओके। Okay, despite few, Russia's overall military situation worsened in June 1916 Brusilov offense. General Brusilov made guns against Austria-Hungary in western Ukraine. When Russia intervened, Russia was pushed back. Russia faced nearly 1 million casualties. After this, Russia was never able to launch an effective offensive again, ongoing defeat under determined confidence in the Tsarist regime. जून 1916 में हुआ था। ग्रोइंग पोलिटिकल ऑपोजिशन, military failed lead to open criticism in the Duma when it met again in November 1916. Liberal leader Pavel Milke made a famous speech, "Is this stupidity or treason?" This speech followed increased willingness of moderate and liberal politicians to openly oppose the regime. Opposition was no longer limited to radicals. Okay, when Nicholas II was at the front, Tsarina Alexander was left in charge. She was ineffective and unable to govern properly. Problems with her rule. Both born German, she was widely distrusted during wartime. Some believed she was German spy. As a woman, she had little authority over conservative ministers. Her leadership weakened confidence in the. Okay. Brusilov offense. Okay, Siberia illiterate uncle women as a petty criminal, holy man healer. His background behavior made him hated by courtiers and ministers. Many believed he had too much influence over the Tsar and Tsarina. Alexander defended him. Minister who criticized Rasputin were dismissed. Court official who opposed him lost favor. This damaged the reputation of the monarchy. Public reaction ended. Before the war, Rasputin was unpopular mainly among elites. During the war, Alexander relied on him. He became widely hated by the public. Rasputin was murdered in December 1916. His killers were conservative nobles, not revolutionaries. They believed killing Rasputin would save the monarchy's reputation. आगे लिखा हुआ है, the collapse of the Russian war effort. फरवरी 1917 में पहुंच गए। Traditional marches, fall of Tsarism, Bolshevik victory were inevitable. World War I was immediate cause of Nicholas' fall in February 1917. Workers' grievances. Two main demand, food and war. 18 फरवरी पेट्रोल स्टील वर्क में स्ट्राइक करते हैं। 23 फरवरी वुमेन मैस डिमॉन्स्ट्रेशन करती है इंटरनेशनल वुमेंस डे पे। Failure of the police and troops could not be relied on to crush the protests. अच्छा, क्या इवेंट था? पुलिस वाले ही था। Potemkin mutinies, sailors wala. Okay. Many troops sympathized with protesters. Soldiers at the front began deserting to unrepeatable conditions. Returning soldiers, major of unrest. Governors Khabalov declared martial law and ordered troops to restore order. Soldier refused and fired an officer instead. Even the Cossack turned against Nicholas. Nicholas was 600 km away at military headquarters. Two rival political bodies formed: Provincial Committee of the Duma, Petrograd Soviet. This created a situation of dual authority. Abdication of the Tsar. 2nd March 1917. Nicholas failed response. Nicholas tried to return Petrograd, believing his presence would calm things. His train was diverted to Pskov, pressure to abduct. Army leaders and Duma members urged abdication for safety and stability. Mikhail Redzienko, Duma president previously Lloyd, had warned Nicholas earlier.
अच्छा उसका क्या नाम था पुलिस स्पाई का? मैनिक्लोव क्या था? हम्म, हाँ रोमन मेलिनोवस्की। अच्छा आगे। हिज नॉमिनेटेड एज अ ग्रैंड ड्यूक माइकल, उसने रिफ्यूज़ कर दिया, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने ओरल अथॉरिटी ले ली। Bolsheviks played almost no direct role in bringing down the Tsar. Many key Bolsheviks were abroad and surprised by events. Lenin himself had said in December 1960 he did not expect to see a revolution. Why the regime collapsed? Those expected to defend the regime did not. They believed the situation was hopeless and Nicholas must go. Nicholas had lost the will to do resist, personal weakness, could not empathize with suffering, too distant from daily struggles, lacked imagination for crisis leadership. Deep cause. Prolonged war broke Russia's economy, transport system, political instability, armed forces. Casualties plus food shortages destroyed morale and support. Nicholas taking personal command linked him to direct defeats. ठीक है, मिखाइल रेडजियंको ने जो लिखा था, ही सपोर्ट ज़ारे सिस्टम, वॉज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चाहता था, रिपीटेडली वार्न निकोलस टू। 26 February 1917, Rodzienko purpose was to force Tsar to act immediately. Total breakdown of the authority, collapse of government functions, loss of control over the army, widespread public discontent. By stressing urgency, Rodzienko was trying to persuade Nicholas II to appoint a new government with public confidence, restore order, prevent revolution. Was Rodzienko trying to save or destroy the monarchy? Rodzienko was trying to save the monarchy, not bring it down. Evidence. He did not call for revolution or abdication. He asked for a new government. His goal was to stabilize situation. The new government, the Nicholas II abdicated the provincial government tried to restore stability, continued the war. It failed to achieve these goals and was later removed by October Revolution when the Bolsheviks seized power. Mostly liberals with a small number of socialists, no Bolsheviks were included. It existed for about 8 months. 2 p.m. Stig, Levov, Alexander Kerensky. The liberal aristocrat and moderate reformer linked to the Levov कौन था? A liberal aristocrat and moderate reformer linking to the Union of Zemstvos as prime minister and not as a strong leader. As prime not a strong leader believed people could govern themselves. Nitty believed the peaceful democracy could develop during a major war. He was presumably graduated by Kerensky, replaced by Jan Green, July 1917. Alexander Kerensky, trained as a lawyer, a democratic socialist, and member of wartime Duma, became prime minister in July 1970. A popular and tried to unite different actions. Mm, mm, Continued the war, delayed land reforms, the economy got worse. Lack of credibility, it came from the Duma, which had lost power because it was seen as manipulated and controlled, and Tsarism had to share power with the Petrograd Soviet. The Soviet claimed to represent workers and soldiers. Soviet also formed in other towns and cities cooperation. The two bodies cooperated at first on reforms such as amnesty for political prisoners, universal voting rights, abolition of capital punishment, recognition of trade unions. Mm, mm, दो नई पावर्स के क्या नाम थे? Amnesty, universal voting, abolition, वही basic thing. The Petrograd Soviet issued number one. Soldiers should obey the provincial commandant if orders did not conflict with the Soviet decrees. This meant to be the provincial commandant and fully control the army. Russia had dual authority. सही है, ये 23 फरवरी 1917 में हो रही थी। ठीक हो गया, तो हम 4.3 पे पहुंच गए हैं। अब 4.3 कर लेंगे तो बड़ी करीबी हो जाएगी। सही है, थोड़ी देर तक स्टार्ट करते हैं इसे। अल्लाह हाफिज़।